तो कफ का काम है कंस्ट्रक्शन करना, पित्त का काम है ट्रांसफॉर्मेशन करना और वायु का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये 360 डिग्री अप्रोच हमारी भारतीय आहार व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। उत्सव, आहार और आयुर्वेद को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? गाय को हम माता क्यों कहते हैं? गौ दूध है, दही है, छाछ है, घी है, मक्खन है, उससे हमारे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का रिचार्ज होता है। अग्नि की जो इफेक्ट है उसकी वैलिडिटी होती है 3 आवर्स। जिन्होंने आयुर्वेद साथ में किया था वे लोग आज पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं कर रहे। वो जो आहार के अंश अच्छी तरह से पक्व हुए उनको ही एक्सेस दिया जाए कि अब आप सिस्टम में जाइए। पंचकर्म एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेद का एक एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट है। तो आयुर्वेद विद्या में सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन के मूल सिद्धांतों को लिया गया है। पूरे 24 घंटे में जितने समय के लिए आप प्रसन्न है उतने समय के लिए आप स्वस्थ हैं। अलर्टनेस तक डर आपका मित्र रहता है, लेकिन किसी भी नए कार्य में डर अगर पहले प्रकट होता है तो वही डर आपका शत्रु बन जाता है। नमो नमः, स्वागतम, वेलकम बैक टू ओम गुरुकुलम। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो हजारों साल पुराना है और समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। वह शास्त्र, वह जितना प्राचीन है उतना आधुनिक भी है। द एंशिएंट मेडिकल साइंस ऑफ इंडिया, Ayurveda. But what exactly is Ayurveda? How it differs from modern medical science and how it can be applicable in our modern busy daily schedule. Today we are very lucky to have Dr. Bhavdeep Ganatra, जो एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है और जिन्होंने अपना जीवन आयुर्वेदिक ज्ञान के स्टडी, रिसर्च, प्रैक्टिस और नॉलेज शेयरिंग के लिए समर्पित कर दिया है। एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, आपको इस आयुर्वेदिक जर्नी की प्रेरणा कहां से मिली? और इसके साथ अभी हम मॉडर्न साइंस में भी देखें तो उसमें आयुर्वेद में आपको क्या इतना इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लगता है? जरूर, आयुर्वेद में प्रेरणा मिलने की 2 कारण थे। एक तो मेरी माता आयुर्वेद डॉक्टर है और वो कॉलेज में पढ़ाती थी, तो वो तो एक आयुर्वेद मेरे जीन्स में था ऐसे हम कह सकते हैं। और दूसरा 11th-12th साइंस के बाद डॉक्टर बनना ये एक था और आयुर्वेद के साथ जुड़ाव बचपन से तो था ही था। और फिर अनुकूलता भी हो गई, कर्नावती में ही आकर नारायण कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया और वहां से आयुर्वेद के साथ ऑफिशियल जुड़ना शुरू हुआ। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो जिसने कहा था अभिमन्यु के समान आयुर्वेद का जो ज्ञान है आपको मिला हुआ है और आपके परिवार में भी धर्मपत्नी जी वाइफ भी आपकी आयुर्वेद फील्ड में ही है, तो उनके बारे में कुछ बता सकते हो किस तरह से आप ये दोनों साथ में मिलकर आयुर्वेद की जो हमारी परंपरा है उसको आप आगे बढ़ाते हो? जी बिल्कुल, मेरी जीवन साथी डॉक्टर किंजल, वो भी आयुर्वेद डॉक्टर है और हमने हमारे करियर की शुरुआत और सांसारिक जीवन की शुरुआत एक ही दौर में साथ में वर्ष 2009 से की थी और तब से लेके आज तक आयुर्वेद की यात्रा और सांसारिक यात्रा दोनों बहुत अच्छे तरह से आगे चल रही है। संपूर्ण भारतीय आयुर्वेदिक परिवार हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज आयुर्वेदा एग्जैक्टली, और इस आयुर्वेदिक फील्ड में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग क्या लगता है? जरूर भाई, आयुर्वेद जो है वो हमारा साइंस ऑफ लाइफ कह सकते हैं, आयुष का पूरा वेद है। तो लाइफ के बारे में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे आयुर्वेद में बहुत डिटेल में दिए गए हैं। और इसके बारे में जो सबसे फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग बात ये रहती है कि ये कॉस्मिक एनर्जी से हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन है ये उसका बेस है। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य है, उसका प्रतिनिधित्व हमारे अस्तित्व में पित्त करता है, हमारे शरीर का पित्त है। ब्रह्मांड में चंद्र है, सोम है, उसका प्रतिनिधित्व जो हमारे शरीर में करता है उसे हम कफ कहते हैं। और ब्रह्मांड का जो वायु, उसी का प्रतिनिधित्व शरीर में वायु रहता है। तो सोम, सूर्य और अनिल की जिस तरह से गति होती है, हमारे अस्तित्व का, जीवन का तालमेल उससे जुड़ा हुआ होता है। उसकी सक्रियता और शरीर में वायु, पित्त, कफ की सक्रियता एक साथ चलती है। सो व्हाट यू आर लर्निंग विच इज कंप्लीटली, जिसे हम सत्यम और ऋतम, ये दोनों स्थिति में जो
जो शाश्वत रहता है, क्योंकि सूर्य, सोम और अनिल ये शाश्वत है, ये हम कह सकते हैं अनादि और अनंत है। तो ये फंडामेंट्स ऐसे हैं जो अनादि और अनंत है, इसमें फंडामेंट्स में कभी बदलाव नहीं आता। तो ऐसी कोई ऑकवर्ड नई बीमारी, जैसे कुछ समय पहले ये पैंडेमिक आया था, जिसे एक नए व्याधि का एक स्वरूप लेके आया। तो व्याधि का स्वरूप भले नया हो, लेकिन व्यक्ति का शरीर और उसकी जो पूरी व्यवस्था है वो ब्रह्मांड के सिद्धांतों के साथ तालमेल से है, तो हम उसे भी अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। तो ये सभी कंडीशंस में ये अप्लाई होता है। सो इसकी जो वर्सेटिलिटी है और इसका जो स्कोप है, वो जब तक ह्यूमन एग्जिस्टेंस है तब तक ये रहेगा। ये बात मुझे इसकी सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग लगती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि प्रकृति से हम है, हमसे प्रकृति नहीं है, और प्रकृति के अंगभूत हम है, इसलिए प्रकृति की रक्षा करना वो भी आई थिंक आयुर्वेद का एक बेसिक एक मोटो हम कह सकते हैं। बिल्कुल। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि आयुर्वेद एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। तो अभी जब जैसे हम देखें कि कोरोना के बाद जिस तरह से मॉडर्न साइंस अर्थात एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद का भी प्रचलन बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कोलैबोरेटिव मेडिसिन के रूप में एलोपैथी के साथ साथ हम आयुर्वेद को ले सकते हैं या उसके साथ कोई तालमेल हम बिठा सकते हैं? यस, तो बहुत सारे लोग आयुर्वेद को ऑल्टरनेट इस नाम से जानते हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए हम थोड़ा आसान कर देते हैं इसे समझना, कि जब हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जब आप मेन्यू पढ़ते हैं, तो जिसे हम घर में, भारत के सभी परिवारों में घर में जो रोटी होती है, उसे मेन्यू में इंडियन ब्रेड ऐसा लिखा जाता है। तो अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व विश्व में कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वहां पे जो है उसी से सभी चीजों का नामकरण करना। तो उन्होंने जिन चीजों को स्वीकृत किया है वो उनके लिए मेन स्ट्रीम है, बाकी जो भी है उसको ऑल्टरनेट ऐसी संज्ञा उन्होंने दी है। लेकिन भारत के लिए ये संज्ञा ठीक नहीं है, क्योंकि भारत के सभी परिवार में मूलतः आयुर्वेद ही प्रथम और केंद्रीय चिकित्सा से ज्यादा जीवन को व्यतीत कैसे करना और स्वस्थ कैसे रखना। सो किसी भी व्यक्ति के हम आयु का पूरा एक काल देखेंगे तो पूरे जीवन में व्यक्ति बीमार कितने दिनों के लिए होता है और स्वस्थ कितने दिनों के लिए रहता है। तो स्वस्थ का दायरा हमेशा बड़ा रहता है, और उस बड़े दायरे को कैसे टिकाए रखना और उसे कैसे मेंटेन करना, ये बात आयुर्वेद में बताई है। तो आयुर्वेद केंद्र में है, लेकिन जब अंग्रेजी दृष्टिकोण से इसे देखा जाता है तब इसे ऑल्टरनेट संज्ञा ऐसे बताया जाता है। तो भारतीय रोटी को आप इंडियन ब्रेड बोलते हो, तो आप ब्रेड को वेस्टर्न रोटी क्यों नहीं बोलते? ये जो बात है ये जनमानस में पुनः जागृत हो रही है। और जैसे आपने ठीक सवाल पूछा कि कोविड के बाद इसमें क्या बदलाव आया, तो कोविड-19 की जो पूरी ये स्थिति थी, ये पूरे विश्व के लिए एक नई चुनौती थी, और नई चुनौती का सामना करने के लिए सभी ने अपने भरपूर प्रयास किए। वैज्ञानिकों ने भी किए, आयुर्वेद के डॉक्टर्स ने भी किए, एलोपैथी डॉक्टर्स ने भी किए, सभी ने किए। तो आयुर्वेद के साथ जब भी कोई बोलता था कि आपको ये काढ़ा पीना चाहिए, तो उसके हृदय में वो भाव उत्पन्न होता था कि ये काढ़ा मेरे स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने में मुझे सबसे अपना करीबी दोस्त लग रहा है, अपना मित्र जैसा लग रहा है। और ये भाव हॉस्पिटल में, आईसीयू में पेशेंट और स्टाफ ने भी ये अनुभूति में लाया है कि हम बाकी चिकित्सा भले करें लेकिन काढ़ा हम जरूर पिएंगे। और उसके बाद लोगों ने जो अनुभूति की कि जिन्होंने आयुर्वेद के साथ कोविड-19 की ट्रीटमेंट ली, एलोपैथी ट्रीटमेंट भी ली, साथ में आयुर्वेद भी ली। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी ली थी, बट एलोपैथी के साथ जिन्होंने आयुर्वेद ली उनको बहुत अच्छे परिणाम मिले। और कोविड तो चला गया, 2020 का दौर चला गया, लेकिन आज 2024 में हम बैठे। तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जिन्होंने आयुर्वेद साथ में किया था, वे लोग आज पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं कर रहे हैं, वो बहुत स्वस्थ स्थिति में अपना जीवन आगे लेके जा रहे हैं। तो एलोपैथी की मेडिसिन या ट्रीटमेंट के साथ आयुर्वेद के औषध लेना ये सच में एक पूरक प्रयास रहेगा। इट्स ए कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच। तो इसे स्वीकृति में सबको लाना चाहिए। रादर सबने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है, बट जो लोग ज्यादा इसका प्रयोग करेंगे उसको उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। जी जरूर। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो एलोपैथी जो है वो डिसीज होने के बाद
की जो ट्रीटमेंट बताती है, आयुर्वेद जो है वो डिसीज होने के बाद और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी जो जरूरी है उनकी बात भी करती है। यदि दोनों कोलैबोरेटिव अप्रोच में हम आ जाए तो मॉडर्न जो बिजी लाइफस्टाइल है, फास्ट लाइफस्टाइल है, उसमें जरूर हम अपने हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बिल्कुल, जो हमारी भारतीय सनातन परंपरा है इसमें एक बात हमेशा रहती है कि नित्य नूतन चीर सनातन, नई बातों का स्वीकार करना, लेकिन अपने पुरातन सत्य और परंपरा का भी सम्मान करना। तो डे टू डे लाइफ में आयुर्वेद का इम्प्लीमेंटेशन बहुत आवश्यक है। और आयुर्वेद तो ये कहता है कि जिस स्थिति से आपकी रोग की स्थिति कम होती है, जिस भी चिकित्सा से एक रोग को ठीक करते हुए अगर नया रोग उत्पन्न नहीं हो रहा, तो वही सच्चा आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद के साथ अगर एलोपैथी की मेडिसिन किसी को लेनी भी पड़े तो उसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ये होलिस्टिक अप्रोच ये पूरे विश्व में हो रहा है। सो पहले के जमाने में हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो हम पैदल जाते थे। आज अगर किसी के पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है तो वो उसका प्रयोग भी कर सकता है। पहले कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध के भेजी जाती थी, आज हम व्हाट्सएप और SMS कर रहे हैं। तो नई टेक्नोलॉजी का स्वीकार करना ये तो हमारे भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। तो जिस स्थिति से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे उन सभी स्थितियों का स्वीकार करना और आयुर्वेद के मूल्यों के प्रति वही आदर भाव के साथ उसे भी अपने जीवन का दिनचर्या का हिस्सा बनाना, ये आज के समय की आवश्यकता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी एस्टैब्लिश हुए। सो बहुत ही कम परिवार आज ऐसे बचे हैं जिनके घर में डायबिटीज नहीं होगा या ब्लड प्रेशर नहीं होगा या हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं होगा। और हम हमारे सभी दर्शकों को, श्रोता को ये बात बताना चाहेंगे कि कोई भी व्याधि का जब निदान होता है, किसी भी डिसीज का एक नाम आ जाता है और उसके कुछ पैरामीटर्स और मार्कर्स हैं। तो जब भी कोई रोग की स्थिति हो तो चिकित्सक का संपर्क करना और उसके मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ना, ये उनकी नैतिक फर्ज है और वो उनके ही हित में है। तो वो भले एलोपैथी डॉक्टर का संपर्क करे, साथ में आयुर्वेद डॉक्टर का संपर्क करे, लेकिन जो पैरामीटर्स है उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो किसी भी रोग की जब ट्रीटमेंट चलती है और वो ट्रीटमेंट के साथ उस व्याधि पे पर कंट्रोल आता है, हर एक व्यक्ति का ये मन रहता है कि इस व्याधि को पूर्णतः निर्मूल कैसे किया जाए, रूट कॉज से उसको ठीक करें और उसको परमानेंटली क्योर करें। तो ये अप्रोच बहुत ही आवश्यक है और वहां पे आयुर्वेद के सिद्धांत, जिसमें आयुर्वेद का आहार और आयुर्वेद की औषध, तो मॉडर्न की जो मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन ली जाती है उसके साथ, उन चिकित्सक के साथ हम काम करते हैं, उसमें भी आयुर्वेदिक औषधियां लेने से बहुत ही अच्छे परिणाम मिले। कुछ व्याधि ऐसे हैं कि जिसकी मॉडर्न एलोपैथी की ट्रीटमेंट चल रही है, कुछ सालों के बाद उसके डोजेज बढ़ाने पड़ते हैं। व्याधि अपना प्रभाव बढ़ाती जाती है और उसके लिए औषध की मात्रा और उसके डोजेज बढ़ाने पड़ते हैं और कुछ व्याधि के अपने ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन सारी स्थितियों में अगर आयुर्वेद का सहायक स्वरूप अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से और डिसीज को आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं और बहुत सारे डिसीज में जहां पे रिवर्सल पॉसिबल होगा उस संभावना को भी हम आकार दे सकते हैं जब आयुर्वेद उसके साथ हम जोड़ देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि किस तरह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के लिए किस तरह से हम एलोपैथी प्लस आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह से हम एलोपैथी में देखते हैं तो हमें रिपोर्ट्स करवाने पड़ते हैं, ब्लड रिपोर्ट या बाकी बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं। आयुर्वेद में नाड़ी चिकित्सा, पल्स डायग्नोसिस का उपयोग होता है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पल्स डायग्नोसिस? बिल्कुल, आयुर्वेद के साथ नाड़ी चिकित्सा की बात बहुत घनिष्ठता से जुड़ी हुई है और इस बात का जब भी जिक्र होता है तो रामायण में जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी, सुषेण वैद्य को बुलाया गया था और उन्होंने नाड़ी देख के उसका डायग्नोसिस किया। तो अभी जब हम लैब रिपोर्ट्स करवाते हैं, ब्लड वर्क करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, MRI करवाते हैं, उस तरह से पहले के जमाने में जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक सुपर एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी थी जिसे हम सेंसरी
डायग्नोसिस टूल ऐसे बोल सकते हैं। तो नाड़ी के माध्यम से भी वो चीजें सेंस हो सकती थी कि शरीर के अंदर दोषों की क्या स्थिति है, कौन सी स्थिति में ये व्याधि पहुंचा हुआ है और उसके जीवित रहने के चांसेस कितने हैं, वायु पित्त और कफ का संतुलन किस मात्रा में बिगड़ा हुआ है, उस तरह से औषध का प्रयोग करना। तो बिल्कुल नाड़ी चिकित्सा आयुर्वेद का एक अंग रहा है। लेकिन आयुर्वेद की जो बातें हैं डायग्नोस करने की कि इस व्यक्ति के रोग की अभिस्थिति क्या है, उसमें बहुत सारे आयाम हैं। नाड़ी तो एक उसका आयाम है ही है, उसके साथ प्रश्न परीक्षा, डिटेल हिस्ट्री टेकिंग। आप सभी की लाइफस्टाइल अलग अलग है, मतलब कुछ लोग नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, कुछ लोगों का सेल्स का वर्क प्रोफाइल होता है तो उन्हें पूरे दिन ट्रैवल करना होता है, किसी लोगों का सिटी के कॉम्प्लिकेटेड और कंजेस्टेड एरिया में उनका पूरा दिन बीतता है तो वहां उनको पॉल्यूशन का इश्यू भी होता है। तो ये सारे जो रूट कॉजेस उसके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, उसके लिए प्रश्न परीक्षा, डिटेल हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। तो ये सारी बातों में नाड़ी का एक रोल है, लेकिन सिर्फ नाड़ी से ही चिकित्सा होगी, नाड़ी देख के ही होगा, ऐसा आयुर्वेद में नहीं है। और हम सभी ने इस बात का अनुभव किया है कि जब कोविड में ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे तो सब एक दूसरे के करीब भी नहीं आते थे, और उसी टाइम पे ये टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन कंसल्टेशन और बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद का फायदा अपने परिवारजनों को दिया। बिना नाड़ी परीक्षण के भी आयुर्वेद का डायग्नोसिस होता है और आयुर्वेद की चिकित्सा भी होती है। और नाड़ी परीक्षा करने से उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट, एक सहायक भूमिका उसकी बिल्कुल रहती है कि उसका एक विशेष डायग्नोसिस करने में नाड़ी चिकित्सा, नाड़ी परीक्षा का एक रोल बिल्कुल रहता है। ये रियली बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो आयुर्वेद में जो भी हम डायग्नोसिस करते हैं तो वो प्रकृति पर आधारित है, उसकी लाइफस्टाइल पर आधारित है। और जैसे पहले आपने बताया कि जो वात, पित्त और कफ, इन तीन के मेल से ही हमारे पूरे शरीर का निर्वाह होता है, उसका बैलेंस होना चाहिए। तो वात, पित्त और कफ के बारे में आप और कुछ बताएंगे? बिल्कुल, हम हमारे दर्शक मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि वायु, पित्त और कफ, इसे हम बायो फंक्शनिंग एनर्जी कह सकते हैं हमारे शरीर की। तो हेल्दी बॉडी के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं पूरे शरीर में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वायु, पित्त और कफ में डिवाइड की गई है। तो शरीर में जो भी मूवमेंट्स होते हैं, गति होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर पैर में कांटा लगता है तो द सेंसेशन ऑफ पेन ट्रैवल्स फ्रॉम फीट टू द ब्रेन, वो पैर से दिमाग तक उसका मैसेज गया, दैट इज गवर्न बाय वायु। हमने खाना खाया, चबाया, गले से नीचे उतारा, उस फूड को आगे उसकी जर्नी जो होगी वो वायु के कंट्रोल में होगी। शरीर के अंदर जो भी एंजाइम्स, जो भी हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ये सारा गवर्निंग वायु के द्वारा होता है। हमारी ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, कार्डियक रिदम, हार्ट का पंपिंग, ये सारी बातें वायु के अंदर में। और वायु के भी 5 अंश हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, उनके भी क्राइटेरियाज के हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें डिवाइड की गई है। तो वायु का काम है ट्रांसपोर्टेशन का विद इन द बॉडी। दूसरा है पित्त। पित्त का काम है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन करने का काम जो है वो पित्त का है। जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट जो भी किसी ने खाया, अब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म में प्रोसेस होने के बाद एक रॉ मटेरियल ऐसा कन्वर्ट होगा जिसमें अस्थियां बनानी है, बोन्स बनाने हैं, तो उसके लिए वेरी कॉम्पैक्ट वाला रॉ मटेरियल उसमें से जाएगा। तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल में से ऐसे बोन्स बनाने का जो मटेरियल, ये कन्वर्जन जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वह पित्त के माध्यम से होता है। तो पित्त की जो ये बात है, ये हम ज्यादातर लोगों को समझाने के लिए कह सकते हैं कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, ये सारी बातें पित्त के साथ जुड़ी हुई है, अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है। और तीसरा जो है कफ। कफ वी कैन से इट इज द कंस्ट्रक्शन इंचार्ज ऑफ द बॉडी। जैसे किसी के लाइफ में ऐसे कुछ साइकिल चलाते हुए कोई गिर जाता है, उसकी कोहनी या घुटना छिल जाता है, वहां से कुछ स्किन डैमेज हो गई, कुछ मसल्स निकल गए, कुछ ब्लड वेसल्स वहां से निकल गए, तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन होगा, ब्लड वेसल फिर से बनाना है, मसल्स फिर से बनाने हैं, स्किन फिर से बनानी है, तो ये कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हमारे शरीर का कफ करता है। तो कफ का काम है कंस्ट्रक्शन करना, पित्त का काम है ट्रांसफॉर्मेशन करना, और वायु का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये तीनों सभी के शरीर में होते हैं।
सभी के शरीर में ये तीनों क्रियाएं चलती रहती है और एक दूसरे के तालमेल से चलती है। तो ये उसका प्रमाण लेकिन सभी के शरीर में अलग अलग होता है। अगर किसी के शरीर में वायु का प्रमाण ज्यादा है तो उस व्यक्ति के रिस्पॉन्सेस बहुत रैपिड होंगे। अगर दीवार पे छिपकली दिख जाती है तो वो तुरंत चिल्लाएगा। उसे किसी ने कुछ सरप्राइज दिया तो उसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत लाउड होगा। क्यों? क्योंकि वो वायु प्रकृति है। सो वायु प्रकृति में एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेस ये वायु प्रकृति का एक लक्षण है, क्योंकि उसके शरीर में वायु का प्रमाण ज्यादा है। जिनके शरीर में पित्त का प्रमाण ज्यादा होगा उन्हें भूख लगने का समय बहुत ही शार्प होगा, मतलब इसी टाइम पे उनको भूख लगेगी और उस टाइम में उन्हें खाना भी पड़ेगा। अगर वो उस टाइम पे नहीं खाते तो वो पित्त का उसके अंदर अग्नि तत्व बढ़ जाता है और उसके शरीर में एक अनइजीनेस क्रिएट करता है और फिर उसे गुस्सा आना, उसको सिर दर्द, माइग्रेन जैसी स्थितियां खड़ी होना, क्योंकि उसकी पित्त प्रकृति है तो उसमें पित्त का इम्बैलेंस जल्दी हो जाता है। और किसी की अगर कफ प्रकृति है तो वो सारी चीजें आराम से करेगा, प्यार से करेगा। अगर कोई चीजें छूट भी जाती है तो उसे ज्यादा इरिटेशन नहीं होगा। तो चीजों को आराम से करना ये कफ प्रकृति का एक लक्षण है। तो हमारे दर्शक मित्रों को इन बातों से हम थोड़ा अंदाजा दे सकते हैं कि वायु, पित्त और कफ होते सभी के शरीर में है, लेकिन उसकी मात्रा कम ज्यादा हो उसके साथ हम इसे जोड़ सकते हैं कि इसकी प्रकृति में वायु, इसमें पित्त और इसमें कफ ज्यादा है। उसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात बताई और मैं कनेक्ट अभी कर रहा हूँ। जैसे कि हम पूजा करते हैं और भोजन हम भगवान को अर्पण करते हैं, उससे पहले हम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा करते हैं। Yes. तो आई थिंक जो आपने आयुर्वेद में जो उल्लेख बताया कि जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको आगे पास करना है, तो उसकी वजह से ही ये जो पंच वायु का जो प्रयोग यहाँ पर पूजा में भी होता है वो उसकी वजह से उसके पीछे का साइंस ये आज पता चला। बिल्कुल बिल्कुल ये बातें जुड़ी हुई है जी। और जैसे आपने बताया तो उससे एक बात और भी सिद्ध होती है कि हमारा जो डाइट, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो वात, पित्त, कफ की जो हमारी प्रकृति है उससे अलाइन होना चाहिए। आहार शब्द का प्रयोग होता है। आहार जो शब्द संस्कृत में आ उपसर्ग री धातु से बना हुआ है, आ रियते जीवा, इस तरह से उसकी डेफिनेशन बताई गई है। तो आहार का और वात, पित्त, कफ के साथ आयुर्वेद में क्या संबंध बताया गया है? बिल्कुल भाई, इसे हम समझाते हैं कि आहरण मतलब जो चीज पहले ब्रह्मांड के गवर्नेंस में थी। मतलब अगर हम किसी फल की बात करें या रोटी सब्जी दाल चावल की बात करें तो जब वो थाली में परोसा जाता है तब वो ब्रह्मांड उसके ऊपर कार्य करता है, वो ब्रह्मांड के अधिकार क्षेत्र में। जब हम उसे आहार के स्वरूप में उसका ग्रहण करते हैं अब वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। हम उसे चबाना शुरू करते हैं, वहां पे सलाइवेशन ऐड होता है, क्लेदक कफ, बोधक कफ वहां से उसको प्रोसेस करना शुरू करता है। फिर वो जब हमारे फूड पाइप से होके, एसोफेगस से होके स्टमक में आता है, आमाशय में आता है, वहां से जठराग्नि का क्षेत्र शुरू होता है। जठराग्नि ये कार्य करेगा कि इस आहार से जो मैं आहार रस बनाऊंगा उससे शरीर के अस्तित्व को टकाने के लिए, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर में प्राण का वहन करने के लिए जो भी आवश्यक तत्व है वो उस फॉर्म में उसे कैसे मैं ट्रांसफॉर्म कर पाऊं। तो और उसका जो बैलेंस हम कहते हैं, जो न्यूट्रिशियस डाइट क्या होना चाहिए, संतुलित आहार क्या होना चाहिए। तो आयुर्वेद में जो आहार है वो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय जैसे स्वाद में जो मधुर होता है, खट्टा होता है, सॉल्टी होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है, कसेला होता है, षड्रस कहा जाता है। षड्रस। तो पूरी सृष्टि में आहार के स्वरूप में किसी भी वस्तु का हम ग्रहण करें उसके अंदर ये षड्रस का भिन्न भिन्न प्रमाण रहता है। तो हमारे आहार में ये षड्रस की उपस्थिति आवश्यक है। तो इसीलिए हमारी भारतीय भोजन प्रणाली में जब रसोई में कोई भी पाक क्रिया होती है तो उसमें कड़वा रस भी होता है, उसमें तीखा रस भी होता है, उसमें तेल भी होता है, राई भी रहती है, नीम भी रहती है, हींग भी रहता है, अजवाइन भी रहता है, जीरा भी रहता है, नमक भी रहता है, नींबू भी रहता है, गुड़ भी रहता है। ये षड्रस युक्त आहार, ये पाक कल्पना से हम आहार को पहले तैयार करते हैं।
तो शरीर के अंदर जो कार्य जठराग्नि करने वाला है, पहले वो कार्य हम हमारे रसोई घर में जो अग्नि है उससे उस कार्य की शुरुआत करवाते हैं। देखिए, आपके मैनेजर के पास कोई फाइल आए, उसके पहले अगर उसके 3 क्लार्क ने उस फाइल को अच्छे से देख लिया है तो मैनेजर का कार्य आसान हो जाएगा। तो जठराग्नि का जो कार्य है कि हमारे जीवन को दीर्घायु तक उसे अस्तित्व में रखना, तो जठराग्नि के ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो, इसलिए रसोई के अग्नि का प्रयोग पूरी पाक कला से हम आहार पाक की एक प्रक्रिया देती है जिसे अग्नि संस्कृत आहार कहते हैं। तो आहार को पहले अच्छे से पकाना, उसमें षड्रस का संतुलन होना, और इसके साथ आहार के 12 वर्ग बताए, मतलब 12 वर्ग है जिसमें शमी धान्य होता है, शुक धान्य होता है, फल वर्ग होता है, इस तरह से अलग अलग 12 कैटेगरीज जिसमें इक्षु वर्ग भी रहता है, गोरस वर्ग भी रहता है। सो हमारी जो भारतीय परंपरा में जो आहार की बातें जुड़ी हुई है, इसमें ये सारी चीजें या तो ऋतु के साथ, या तो उत्सव के साथ, या तो धर्म के साथ, या किसी अनुष्ठान के साथ अलग अलग तरह से पूरे एक साल के अंदर, पूरे संवत्सर में अलग अलग ऋतु में अलग अलग आहार ये शरीर में आ ही जाता है। और इस परंपरा को हमें बस टिकाए रखना है और उसमें संशय किए बिना उसमें आप जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं कि इस ऋतु में ये क्यों खाना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है, इसको इस तरह से पकाया क्यों जाए। तो ये बातें हमारे आहार की जो है ये उत्पत्ति, स्थिति और लय से जुड़ी हुई है। आहार की उत्पत्ति भूमि में होती है, पृथ्वी तत्व में होती है, वहां से आहार उत्पन्न होता है। औषधियां, अनाज, फल, इक्षु, ये सारी चीजें जमीन में उगती है, हम उसे प्रोसेस करते हैं, हम उसका ग्रहण करते हैं, हम उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारे शरीर का निर्माण होता है, और मल तत्वों का जो उत्सर्जन होता है वो पुनः ब्रह्मांड में उसका लय हो जाता है। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये 360 डिग्री अप्रोच हमारी भारतीय आहार व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम खाना पकाते इसलिए है कि वो शरीर में जाए, हमें ऊर्जा दे, हमें बल दे, उसके बाद उसके जो तत्व है जो अब निष्क्रिय हो चुके हैं, वे मल तत्व के स्वरूप में रूपांतरित हो चुके हैं, वो शरीर में कहीं पे रुके बिना, किसी तरह का ब्लॉकेज किए बिना, किसी तरह का ब्लड में उसका लेवल बढ़ाए बिना शरीर से बाहर निकल जाए। ये अप्रोच के साथ आयुर्वेद आहार की बात और हमारी भारतीय आहार की अग्नि संस्कृत, आहार पकाने की जो विधि है, ये सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ना शरीर में कोई कंजेशन होगा, ना ब्लॉकेज होगा, ना किसी का इम्बैलेंस होगा, कोई चीज बढ़ नहीं जाएगी। ये बातें आहार के साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अग्नि संस्कृत अर्थात प्योरिफाइड बाय फायर। बिल्कुल बिल्कुल, रूपांतरित बाय फायर। आहार के अंदर रहे घटक को सक्रिय करना कि वे जब हमारे शरीर में आए तो बहुत ही सहजता से वे हमारे शरीर का हिस्सा बन जाए और अपना कार्य संपन्न करने के बाद शरीर में कहीं पे भी चिपके बिना, रुके बिना शरीर से बाहर निकल जाए, मल स्वरूप में, मूत्र स्वरूप में, स्वेद के स्वरूप में, उच्छ्वास के स्वरूप में। ये पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए आहार व्यवस्था का निर्माण किया गया है। आपने जो 12 कैटेगरीज बताई, जैसे कि इक्षु वर्ग, इक्षु अर्थात शुगर कैन, तो ये वर्ग अर्थात कैटेगरी जो बनाई गई है, तो जैसे कि शुगर कैन की जो क्वालिटी होती है उसके मुताबिक उस कैटेगरी वाले सारे जो भी धान्य वगैरह है या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है उसको मिलाकर एक वर्ग बना दिया। Yes, so 12 different categories are defined कि वो हमारे पूरे आहार का, पूरे संवत्सर में, पूरे एक वर्ष में उसका समन्वय हमारे साथ होना चाहिए। तो जो भी बातें ये सारी है, ये विषय बहुत गहन होते हैं। वेद जो है, वेद इज अ बिग अम्ब्रेला। वेद के अंदर विज्ञान उसका एक अंश है। जैसे सूर्य जो है उसे अगर हम वेद मानते हैं तो उसमें सोलर पैनल बना के सूर्य ऊर्जा का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन करके कैमरा और मोबाइल को चार्ज करना, ये उसका अप्लाइड एस्पेक्ट है। तो अप्लाइड एस्पेक्ट दैट इज पार्ट ऑफ साइंस, बट उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है वो वेद के स्वरूप है। तो सूर्य जो है वेद है, सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है वो विज्ञान है। तो विज्ञान का कार्य क्या होता है कि अप्लाइड एक्टिविटीज से हमारे जीवन में वैल्यू एडिशन कैसे हो,
ईज ऑफ लिविंग कैसे हो, ये बातें विज्ञान के दायरे में आती है। और ये बातें ऐसी होती है कि जिसे आप टेंजिबल फॉर्म में देख सकते हैं, उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। और वेद की बातें ऐसी होती है, वो सारी बातें प्रत्यक्ष नहीं होती, बहुत सी बातें अप्रत्यक्ष होती है, अनुभूति के स्तर पे होती है। जैसे माता पिता संतान को प्यार करते हैं, बट माता कितना किलो प्यार करती है, पिता कितना किलो प्यार करता है, इसे आप उस एक यूनिट के माध्यम से नहीं बता सकते। उनके प्यार करने की पद्धति, अभिव्यक्त होने की पद्धति ये अलग अलग होगी। उसके समय के आधार पर एक पूरा दिन उसे प्यार जताता है, उसके साथ खड़ा रहता है, एक थोड़े समय के लिए उपस्थित होता है, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र अलग है। तो क्या हम इन दोनों चीजों की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको यूनिट में हम ब्लॉक कर सकते हैं कि ये मैं आपके ऊपर सेंसर लगाऊं कि ये पिता इतना % प्यार करती है, माता इतना % प्यार नहीं। बहुत सारी बातें होती है, अनुभूति में होती है, वास्तव में होती है, लेकिन उसको हर एक बार टेंजिबल फॉर्म में, यूनिट के फॉर्म में लेके जाना ये वेद के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। अभी टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंची नहीं, राइट? तो सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के अंदर स्वतः इतनी ऊर्जा आती कैसे है, उसे टेक्नोलॉजी को वहां तक पहुंचने में पता नहीं वो कभी पहुंच पाएगी या नहीं, लेकिन सूर्य का अस्तित्व था, है और रहेगा। तो हमारे आयुर्वेद में और परंपरा में बातों को इस तरह से बताया गया है कि एक श्रमिक व्यक्ति है, सुबह से शाम वो श्रम करता है, वजन उठाता है, मजदूरी करता है और परिवार का निर्वाह करता है। उसे ये जानना कि ये चीजें काम कैसे करती है, उसके बदले इस ऋतु में तुम ये खाओ, उस ऋतु में तुम ये खाओ, ऐसा करो, ऐसा मत करो, एप्लाइड एस्पेक्ट हमने घर घर में पहुंचा रखा है कि क्या करना क्या नहीं करना। विरुद्ध आहार की बातें आज सभी भारतीय परिवारों को पता है कि दूध के साथ खट्टा फ्रूट या दूध के अंदर नमक या दूध के साथ ऑनियन, ये विरुद्ध आहार है। ऐसी चीजों को इकट्ठा करके अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसके जठराग्नि के ऊपर उसका दुष्प्रभाव होता है। जठराग्नि डार्क जोन में आ जाता है, मतलब आप भारत की सीमा को छोड़ के किसी विदेश की सीमा में चले गए, आप डार्क जोन में आ गए, तो आपके जीवित रहने की संभावना कम होती है, मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने डार्क जोन में एंट्री कर ली। तो विरुद्ध आहार का भी ऐसा है कि अगर आप विरुद्ध आहार लेते हैं तो आपके स्वस्थ रहने की संभावना कम हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो दूध के अंदर नमक डाल के देखो, मैंने पिया आपके सामने, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो हर बार आप भारतीय सीमा का उल्लंघन करेंगे तो हर बार आपकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन आपके जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तो आहार की ये सारी बातें परिवारों में इस तरह से पहुंचाई गई है कि ये कीजिए, ये मत कीजिए। और जिन्हें जिज्ञासा हो वो अपने जिज्ञासा को किसी आयुर्वेद चिकित्सक के सामने अगर अभिव्यक्त करता है तो वो उसके पीछे का वेद क्या है, उसके पीछे का नॉलेज क्या है, उसे बता सकता है। और उसके साइंटिफिक फॉर्म्स अगर उन्हें समझने हैं तो उस तरह से भी इसे जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया आपने इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है। वी आर वेरी लकी कि हमने भारत में जन्म लिया है कि जहां पर हर एक सीजन्स को हम मना सकते हैं। वैरायटी ऑफ फूड्स वी कैन एंजॉय। हर एक उत्सव की एक अपनी अपनी परिभाषा है। बहुत आनंद से हम भारत में रहते हैं और इसका सीधा संबंध आहार से मिलता है, जो अभी आपने बताया। तो उत्सव, आहार और आयुर्वेद को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे जितने भी उत्सव हैं वो उसके साथ आहार का एक जुड़ाव तो बिल्कुल है ही है। जैसे शरद पूर्णिमा होती है, शरद ऋतु जब होती है, शरद ऋतु में शरीर में पित्त का प्रभाव बढ़ता है, तो हम पानी भी पीते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा पित्त बनता है। हम जो रूटीन खाना भी खाते हैं उसमें से ज्यादा पित्त बनता है, क्योंकि ये शरद ऋतु का प्रभाव है। उस समय नक्षत्रों की जो स्थिति होती है और कॉस्मिक एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से शरीर में पित्त बढ़ता है। तो शरद ऋतु शुरू होने के साथ साथ ये दूध पोहा, ये खाना, ये 15 दिन का ये प्रोग्राम, ये शरद पूर्णिमा के साथ हमने जोड़ दिया है। तो हर एक व्यक्ति को ये डिटेल बातें बतानी कि इसमें पित्त बढ़ेगा, अग्नि तत्व बढ़ेगा, अग्नि तत्व बढ़ने से हमारे अस्तित्व को खतरा है, ये सारी बातें समझाने के बदले शरद पूर्णिमा आ रही है तो दूध पोहा हमें खाना है। तो दूध
पोहा, उसके अंदर जो मिश्री आती है, ये सारी पित्त की ऊष्मा को, अग्नि तत्व के जो स्पाइक को जो बढ़ने वाला है उसको न्यूट्रलाइज करते हुए उसकी शीतलता को रीएस्टैब्लिश करता है। तो शरद पूर्णिमा के साथ दूध पोहा का जुड़ा हो गया। वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु का मतलब है उसके पहले जो शिशिर और हेमंत ऋतु होती है, तो पूरे ब्रह्मांड में ठंड का आधिपत्य होता है। सूर्यदेव कुछ कम समय के लिए हमसे जुड़ते हैं, तो सूर्यदेव कम हुए मतलब ठंड बढ़ जाएगी। हिमालय में बर्फ जम जाती है, वैसे शरीर में भी ज्यादा कफ जम जाता है। तो उसके बाद जब सूर्य अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू करता है वसंत ऋतु के आगमन के साथ, तब शरीर में कफ पिघलना शुरू होता है, विच इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये प्रोसेस में उसको अच्छी तरह से कफ को निकालने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए खजूर खाना, फिर धानी खाना, चने खाना, ये होली के उत्सव के साथ उसे जोड़ दिया गया है। तो हम कहते हैं कि होली माता को जब हम उसकी प्रदक्षिणा के लिए जाते हैं, उसके दर्शन के लिए जाते हैं, तो उसमें ये आहुति देनी है। सो दिस इज अ कंप्लीट इंडिकेशन कि शरीर के जठराग्नि को जो आहुति देने की बात है, उसे हम बाहर एक अग्नि प्रकट करके उसमें आहुति देते हैं, और वही चीजें प्रसाद के तौर पे हमें जठराग्नि में भी उसकी आहुति देनी है। तो जब बातों को उत्सव के साथ जोड़ देते हैं, एक सहज स्थिति में ला देते हैं, तो अति प्रवर बुद्धिमान लोग, मध्यम बुद्धिमान लोग, अवर बुद्धिमान लोग, उन सभी के लिए स्थितियों को समझना आसान हो जाता है। तो हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है। तो कुछ लोग स्वस्थ रहेंगे और कुछ लोग अस्वस्थ रहेंगे, तो सभी पूरे समाज या राष्ट्र का स्वस्थ रहना संभव नहीं है। और ये कोरोना में सबने देख लिया कि एक व्यक्ति को और एक परिवार को इन्फेक्शन ना लगे अगर आप सिर्फ उतनी व्यवस्था करोगे, लेकिन अगर आपके सारे पड़ोसी इन्फेक्टेड हो गए तो उसका इन्फेक्शन आपको भी आएगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, मैं सुखी हूं या मेरा परिवार सुखी हो, ऐसी तो हम प्रार्थना भी नहीं कर रहे। हमारी प्रार्थना सबको जोड़ने वाली है। तो इसीलिए ये फेस्टिवल के साथ जुड़ता है, तो सभी वर्ग के लोग इन सारे उत्सव में जुड़ते हैं, और सभी लोग इसी प्रकार के आहार का जब सेवन करते हैं तो स्वस्थ रहना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो उत्सव के साथ आयुर्वेद की आहार की बातों को इस तरह से पूरे प्रणाली में जोड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली वी कैन से आवर फेस्टिवल्स आर कंप्लीटली साइंटिफिक। बिल्कुल, इसे हम वैदिक कह सकते हैं। इट इज अबाउट साइंटिफिक। साइंस से भी जो ऊपर है वो वेद है। तो ये सारी वैदिक बातें हैं जिसका हम साइंटिफिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हम कह सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। उसके साथ जब हम आहार की बात करते हैं तो अभी एक मॉडर्न ट्रेंड जैसे चल रहा है, और जो मॉडर्न जनरेशन जो हेल्थ कॉन्शियस है और उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी ऐड हो गई है, जैसे कि कीटो डाइट, वीगन डाइट, तो उसके बारे में आयुर्वेद में क्या व्याख्या की गई है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि हम अभी कलयुग में हैं। कलयुग में किसी को प्रभावित करना, नई चीजों को लेकर के आना, इसका एक ट्रेंड चला है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कोई भी जब नई बात आती है तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो पुरानी बातें चल रही थी उसमें बदलाव की कोई जरूरत है क्या। ये बात समझनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो पुरानी बातें डिजाइन हुई है, ये परंपरा से चली आती रही है, इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इतनी पीढ़ियों से जिस तरह का आहार आप ले रहे हैं, तो आपके परदादा, उनके परदादा, उनके परदादा, उनके जीवन में भी तो स्वास्थ्य की समस्या आई थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह के आहार और औषध लिए और अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, फिर उनकी संतान, और तब जाके आज हमारा जन्म हुआ है। दैट मीन्स इतनी पीढ़ियों पे उसका जेनेटिक रियल टाइम हम कह सकते हैं कि रिसर्च हो चुका है। जो बातें हमारे परिवार में रसोई में जिस तरह से बनाई गई है, उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इतनी पीढ़ियों पे इसका रिसर्च हुआ है, उसी वजह से आपका जन्म हो पाया, क्योंकि आपके माता पिता जीवित थे और आपके संतानों को जन्म दिया। इससे ज्यादा प्रूफ और क्या हो सकता है। फिर भी कोई नया डाइट लेके आता है उत्सुकता के लिए, ठीक है, किसी चीज का आप कुछ समय के लिए प्रयोग कीजिए, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि इसके इफेक्ट आने वाले 5 साल, 10 साल, आपकी अगली पीढ़ी, आपके जेनेटिक फैक्टर पे क्या होगा, इसका कोई आधार आपके पास है क्या। कोई चीज ऐसे होती है, जैसे कोई व्यक्ति खड्डे में गिर गया,
वो प्रयास करता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता। तो कुछ लोग आपकी सहाय के लिए आते हैं, उन्होंने एक रस्सी डाली, उसने रस्सी पकड़ ली और 3 लोगों ने उसको खींच के बाहर लाए। तो वो खड्डे में था और एक नई व्यवस्था, रस्सी पकड़ के किसी ने खींचा और वो बाहर आया, तो वो जिस स्थिति में था वहां से वो अच्छी स्थिति में आया, राइट। अब फिर भी वो 3 लोग रस्सी उससे खींचते ही जाए, अब वो उसको घसीटना शुरू करेंगे। अब यही पूरी स्थिति का अगर अनुवर्तन चलता रहा तो उस व्यक्ति की पूरी व्यवस्था, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, उससे खून बहने लगेगा, उसका डैमेज इतना हो जाएगा कि शायद उसका जीना संभव ना हो। तो थोड़े समय के लिए जब व्यक्ति की स्थिति में था तब उसे खींचना वो उसके लिए हितकारी था, लेकिन जब वो उस नॉर्मल स्टेज में आ जाता है उसके बाद भी अगर आप उस चीज का टॉर्चर चालू रखेंगे तो वही चीज उसके लिए डैमेजिंग हो जाती है। तो ये नए नए जो डाइट ट्रेंड्स है उसमें भी ऐसा ही होता है। किसी के शरीर में बहुत सारी चीजों का कंजेशन हुआ है, वो उसका वजन बढ़ा हुआ है, उसकी तोंद निकली हुई है, उसे भूख नहीं लग रही है, और कुछ कहीं से डाइट आया कि आप यही एक ही चीज खाओ, ऐसा पक्का हुआ कच्चा हुआ ऐसा खाओ, ऐसे अलग अलग डाइट का प्रयोग कोई करता है। 15 दिन में लगता है कि ये तो चमत्कार हो गया। अगर वो 15 दिन वो सिर्फ मूंग का पानी पीता तो भी ये चमत्कार होता। मतलब वही 3 लोग और यही रस्सी से वो बाहर नहीं आ सकता था, वो क्रेन से भी बाहर आ सकता था, कुछ अलग लोग भी उसे खींच के लाते तो वो बाहर ही आता, लेकिन वो इस चीज को उस रस्सी से जोड़ देता है, उन 3 लोगों से जोड़ देता है कि 15 दिन मैंने एक चीज यही खाई और कुछ नहीं खाया और मेरे स्वास्थ्य में जादू हो गया। 15 दिन तक शायद आपको फायदा मिला, अब तो आप नॉर्मल स्टेज में आ गए, आपका वजन थोड़ा कम हुआ, आपको नॉर्मल भूख लगनी शुरू हो गई। अब आपको सारी बातें जो परंपरा से आपके आहार में है उन सबको खाना पड़ेगा, वरना कुछ महीने बाद 1-2 साल के बाद आपके शरीर में इस तरह की डेफिशिएंसीज क्रिएट होगी, इस तरीके की ड्राइनेस क्रिएट होगी, इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। बहुत सारे लोगों का हमने देखा है कि उनका नेचर जो स्वभाव होता है उसमें कॉन्फिडेंस चला जाता है, फियर डेवलप हो जाता है, और जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि कुछ सालों से ये व्यक्ति ने रेगुलर डाइट छोड़ दिया था और कुछ ऐसा नया डाइट ले लिया था जिसकी वजह से उसके शरीर में तो ड्राइनेस आई लेकिन मन में भी रुक्षता आई। रोड क्रॉस करने से उसको डर लगने लगा, परिवारजनों से बात करने में उसको डर लगने लगा, क्योंकि शरीर और मन की जो आवश्यकता है वो आहार के साथ जुड़ी हुई है। तो आपके आहार में दूध है, घी है, फल है, अनाज है, कठोर, इन सब की एक विशेष उसकी स्थिति का एक फायदा आपको मिलता रहता है। जब आप ये सारी चीजें छोड़ के एक नई व्यवस्था में चले जाते हैं और कुछ महीनों और कुछ सालों के बाद आप एक करुणा की स्थिति में आ जाते हैं, तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि नित्य नूतन चिर सनातन की बात जो है, ओल्ड इज गोल्ड की जो बात है, ये बातें ऐसे ही नहीं कही गई है। तो पुरानी चीजों के प्रति आदर रखते हुए, उसका पालन करते हुए, कुछ नई चीजों का कुछ अंश में अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन पुराना कंप्लीट बंद करके जब आप कोई नए जोन में जाते हैं, देन यू आर ऑन योर ओन। इसके इफेक्ट आने वाले 5-10 साल में आपके ऊपर क्या होगी, आपके जीन्स के ऊपर क्या होगी, आपकी इम्यूनिटी पे क्या होगी, आपके नेचर और इमोशंस पे क्या होगी, ये किसी को नहीं पता। और फिर कोई नया डाइट आएगा कि ये पुराने डाइट से ये कॉम्प्लिकेशंस होते थे, इसका ये एंटी डाइट हम लेके आ गए। तो ये टिकटॉक डाइट, ऐसे कोई भी डाइट आने वाले समय में आ सकते हैं कि पुराने डाइट का ये नया एंटीडोट आया, लेकिन ये तो पूरा प्रयोग आपके जीवन में हो गया, उसका अब क्या आप उसको कॉम्पेंसेट करेंगे। तो हम सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि पुरानी व्यवस्था ऐसे ही नहीं बनाई गई है, ये वैदिक कंसेप्ट के साथ जुड़ी हुई है, साइंटिफिक तौर पे भी प्रूवन है, और आप जिंदा है, आप इस पृथ्वी पे आपका जन्म हुआ, यही इसका एक आधारभूत प्रमाण है कि ये जो स्थितियां है वो आपके हित में है। टेम्पररी एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला उसके बेस पर अभी ये जो डाइट्स चल रहे हैं, और उसके अपकमिंग इफेक्ट्स के रिजल्ट अभी अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली वी शुड फॉलो अवर ट्रेडिशन। जैसे कहा गया है कि दादी माँ की कहानी जैसे है, तो दादी माँ की कहानी क्यों, उसी तरह दादी माँ का जो फूड है, दादी माँ की जो रसोई है, दादी माँ की जो
कल्चर जो फैमिली में जो होता रहता है दादी माँ मतलब और ट्रेडिशन, उसको डेफिनेटली हमें फॉलो करना चाहिए उसके। जी हाँ, इसमें एक बात हम जोड़ना चाहते हैं कि जब कोई नया डाइट फॉलो करता है उसे जो एक मैजिकल इफेक्ट मिलती है शुरू शुरू में, तब वो बहुत उत्साहित होकर 500,000 लोगों को अपना अनुभव बताते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं कि हमने किया है तुम भी करो। फिर कुछ सालों बाद उसे जब किसी व्याधि का सामना करना पड़ता है उस डाइट की वजह से, अब वो 500,000 लोगों को एक एक को मिलके वहां पे बताने नहीं जाता कि भैया मैंने गड़बड़ की, मुझे इसका इतना इससे हानि हुई है, आप ये मत करना, वो बताने नहीं जाते। तो शुरू का फायदा उसका एक लाउड पब्लिसिटी होता है, बट उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कोई बताने नहीं जाता। तो हमें इन स्थितियों को भी इस तरह से समझना पड़ेगा। इसमें वीगन जो डाइट बताया जा रहा है और जो मिल्क का प्रयोग, काऊ मिल्क का प्रयोग नहीं करना, गौ दूध का प्रयोग नहीं करना, तो क्या ये उचित है? इज इट बेनिफिशियल? हाउ इट विल बी इफेक्टेड ऑन अवर इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ विलेजेस एंड अदर थिंग्स? हमने जब आगे बात की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे मानवाः सुखिनः की बात नहीं थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हम पेड़ पौधों को भी जल अर्पण करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और पशु पक्षियों का हमारे जीवन के साथ उसका जुड़ाव है। तो हमारे लिए ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ गाय को हम माता क्यों कहते हैं? तो माता हमारा पालन पोषण करती है, हमें आशीर्वाद देती है, और हमारे यहाँ गाय की एक गौपालन की पूरी व्यवस्था है, उसमें दोहन होता है। तो गाय के 2 आंचल का अधिकार उसकी गाय की संतान पे होता है, और 2 आंचल का अधिकार मनुष्य रूपी संतान के साथ जुड़ा हुआ है। तो गौ रक्षा करना, गौ पालन करना और गौ माता के संपर्क में रहना, उसका आशीर्वाद लेना, ये परंपरा जब सृष्टि में मानव अवतार पे विष्णु भगवान आते हैं और वे खुद जब गौपालन की बात करते हैं, उस विषय के ऊपर संशय होना, इसकी चर्चा करनी पड़े, ये बहुत दुखद परिस्थिति है। क्यों ऐसी स्थितियां खड़ी हो रही है? इन बातों पे प्रश्न हो कैसे सकते हैं? आप जिज्ञासा व्यक्त कीजिए, आप उसका जजमेंट दे करके, और उसकी एक मर्यादित बात को, मतलब किसी व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की कुछ एक व्यक्तिगत मर्यादा होती है कि किसी ने उसका उचित पालन नहीं किया, अनुचित तरीके से कहीं पे गौपालन हुआ, तो उस अनुचित तरीके से हुए गौपालन की वजह से आप पूरी गौ व्यवस्था के ऊपर प्रश्न खड़ा करेंगे। तो इस बात का भारतीय परंपरा या किसी भारतीय परिवार में कभी उसको स्वीकृति नहीं मिलेगी। गोरस का पूरा वर्ग बताया गया है। तो कुछ स्थावर और जांगम, ये देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब वृक्ष जो होता है, अनाज वगैरह जो होता है, जो एक जगह पे पृथ्वी पे उसका उत्पत्ति होती है और वहीं पे वो खड़ा है। तो सूर्य, चंद्र और वायु की इफेक्ट उसके ऊपर स्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, और उसका हम उस आहार का ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर की स्टैटिक एनर्जी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। और ये जो गोरस वर्ग है, गौ माता एक स्थान पे नहीं रहती, वो गोचर में घूमती है। तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब सृष्टि के जो सूर्य, चंद्र, वायु का इफेक्ट गौ माता के ऊपर जो होता है वो काइनेटिक फॉर्म में होता है, इट इज डायनेमिक। तो गो रस का जो प्रयोग होगा हमारे जीवन में, गौ दूध है, दही है, छाछ है, घी है, मक्खन है, उससे हमारे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का रिचार्ज होता है। तो जब आप मसल्स की मूवमेंट को समझते हैं, दैट इज काइनेटिक। और मसल्स की मूवमेंट करते हुए, जंप लगाते हुए, जंप लगाने के लिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपके बोन्स की स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो ये स्ट्रेंथ वाली बातें हैं वो तेल से आती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी की बातें हैं वो घी से आती है। सो द सोर्स ऑफ बोथ एनर्जीज, वन इज स्टैटिक एंड वन इज काइनेटिक। तो ये जांगम और स्थावर, इन सब का एक विशेष महत्व है। हम किसी भी स्थिति में प्रकृति का शोषण नहीं कर सकते, किसी प्राणी का शोषण नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पोषण के लिए हम उस भाव से उसके साथ जुड़ते हैं, हम उसका जतन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, उसके फल हम लेते हैं। तो इस भाव से हम दूध और इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। तो इस बात को जब हम याद करेंगे तो बाकी विषय के ऊपर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। इसीलिए हम गौ दोहन कहते हैं, गौ शोषण नहीं कहते हैं। और भी देखा जाए तो जो पूरी अर्थव्यवस्था भी डिस्टर्ब हो सकती है,
जो गोपालन करने वाले जो लोग हैं, उसके साथ साथ गौ केवल दूध के लिए ही हमारे काम में आती है ऐसा नहीं है। गौमूत्र में से औषधि बनती है, काऊ डंक है उनमें से भी हवन वगैरह में उसका उपयोग होता है, वातावरण में भी शुद्धि आती है। ऐसे प्रमाणित हमारे पास रिसर्च पेपर से लेकर बहुत कुछ अभी मॉडर्न साइंस अभी प्रूव कर चुका है। तो आई थिंक ये जो वीगन जो डाइट है उसमें हमें ऑडियंस में अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस लाने की बहुत ही जरूरत है। बिल्कुल। यहाँ से दूसरा भी एक प्रश्न हमारे मन में उद्भव होता है कि ये जो प्योर देशी काउ मिल्क A2 कैटेगरी और बहुत सारे कैटेगरी, बहुत सारी कंपनीज ये काउ प्रोडक्ट के नाम पर अभी खुली हुई है और यहाँ पर बिजनेस बहुत अच्छा भी चल रहा है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से किस तरह का दूध हमें लेना चाहिए, और जो काउ प्रोडक्ट्स जो भी है जैसे कि मुख्यतः स्पेशली जो यूज होता है काउ घी, गोघृतम, तो उसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं, कहाँ से लेना चाहिए, और ये डिफरेंट जो कैटेगरीज बताई गई है वो उसमें से कौन सी हमें पसंद करनी चाहिए? बिल्कुल। जो ये दूध की बात है, दूध में 8 दूध पीने लायक है ऐसे बताया है आयुर्वेद में। उसमें सर्वश्रेष्ठ गाय का दूध बताया है, क्योंकि वो जठराग्नि के लिए बहुत ही आसानी से वो सुपाच्य स्थिति में होता है और वो माता के दूध से नजदीकी स्तर के उसके गुण होते हैं। तो गौ दूध को श्रेष्ठ बताया है। महिष दूध भी है, मतलब भैंस का दूध, बकरी का दूध, ऊंटनी का दूध, तो ये सारे दूध भी पेय दूध है। लेकिन जो लोग जिस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उसके वहां पे उसकी उपलब्धि होनी आवश्यक है। तो गौ दूध सभी दुग्ध में श्रेष्ठ है, लेकिन किसी वायु प्रकृति के व्यक्ति को वायु प्रकृति का जब रोग होता है और उसे जब नींद नहीं आती, दर्द ज्यादा होता है, तब उनको महिष दूध ऐसे चिकित्सा के लिए भी देते हैं कि आपको भैंस का दूध ही पीना पड़ेगा। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को शरीर स्वस्थ रखने के लिए और ओज को ठीक रखने के लिए, मतलब इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए और मन को प्रसन्न रखने के लिए गौ दूध का सेवन सबके लिए हितकारी रहता है। और गौ में भी उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। भारत जो हमारा देश है, तो हमारे देश की मूल गौ प्रजाति को हम भारतीय गाय इस नाम से उसको हम पहचानते हैं। तो स्वदेशी गाय, और स्वदेशी का छोटा स्वरूप है देशी गाय। तो भारत में अनेक प्रकार की स्वदेशी गाय की जातियां हैं। उसका अंतर कुछ जेनेटिकली, कुछ क्रॉस ब्रीड के द्वारा भी कुछ एनिमल्स जो बने हुए हैं, जो दिखते हैं गौ माता जैसे, दूध भैंस जितना देते हैं, इस तरह से उसका एक हाइब्रिड वर्जन भी क्रिएट किया हुआ है। लेकिन वो भारत का जो गाय, संकर गाय जिसे कहते हैं, लेकिन वो भारत की मूल प्रजाति की गाय नहीं है। तो जो भारतीय गाय नहीं है उसे हम एक अलग पशु के कक्षा में रखते हैं। लेकिन भारत के अंदर गाय की बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो जहां पे जिस प्रजाति उसका अस्तित्व है, उसके गौ उत्पाद का प्रयोग उन जनपद के लोगों के लिए करना ये सुगम रहता है। और कलयुग की स्थिति में आपको अगर सही चीज चाहिए, मतलब आपको शुद्ध सोना चाहिए, तो आपके लिए एक भरोसेमंद, एक ज्वेलरी शॉप का ओनर, एक जौहरी जिसके ऊपर आपको भरोसा है, उससे आपको जुड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको भारतीय गाय की शुद्ध प्रोडक्ट चाहिए तो आपको थोड़ी मेहनत और प्रयास करके आपके नजदीकी क्षेत्र में गौशाला को ढूंढना पड़ेगा। उस गौशाला के जो ओनर है, उसके मालिक है, उसको आपको मिलना पड़ेगा, उस व्यवस्था को देखना पड़ेगा। तब आप आश्वस्त हो सकते हैं कि इस गौशाला से जो उत्पाद का मैं प्रयोग कर रहा हूं वे 100% शुद्ध स्वरूप में है। और जो चीजें पैक होके आ रही है उसके भी मूल स्रोत तो कहीं जमीनी स्तर पे ही होंगे। तो आप उस कंपनी के कस्टमर केयर का अप्रोच कीजिए कि भाई आप जहां से दूध लाते हैं मैं वहां की विजिट करना चाहता हूं। तो प्रयास करके उस मूल स्थान तक जाने का प्रयास कीजिए, उसे देखिए, गौ माता के साथ जुड़िए। तब आपको पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट का आप यूज कर रहे हैं ये कितनी दिव्य प्रोडक्ट है
और उसे फिर आपको इस रास्ते से कोई चलित नहीं कर पाएगा अगर आप पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए। सिर्फ मोबाइल से ऑर्डर कर दिया, घर पे आ गया और आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो इसमें दोनों संभावनाएं रहती है। शायद आपके पास शुद्ध प्रोडक्ट आ रहे हैं, शायद नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन इसके कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसे मैं इस लैब में भेजूं तो पता चले कि ये जो दूध या घी है ये 100% गौ माता से आया है या 100% बिलोना मेथड से बना है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आज सुलभ नहीं है। तो मूल स्रोत तक जाके आश्वस्त होइए और गौ माता के उत्पादनों का प्रयोग आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे हितकर है। भैंस के दूध का प्रयोग भी अगर वो शुद्ध स्वरूप में होता है, देखिए वहां पे फिर हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो उसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट उसके मिल्क पे आता है। तो जमीनी स्तर पे जाना, चीजों को समझना, फिर उसके उत्पाद का प्रयोग करना, ये आदर्श स्थिति होगी। अन्यथा फिर आप जिस कंपनी पे जितना भरोसा करके आंखें बंद करके काम कर सकते हैं वो आप करते रहिए, लेकिन मूल तक जाना है ऐसी भावना मन में रखेंगे तो कभी ना कभी आप उस चीज के साथ जुड़ पाएंगे। नहीं, बहुत ही बढ़िया आपने बताया कि दूसरा भी एक एंगल हम देख सकते हैं कि उससे जो हम सिटी में रहने वाले जो लोग हैं और गांव में जहाँ गौशालाएं हैं या नगरों में भी आजू बाजू जहाँ गौशालाएं वहां जाएंगे तो एक सामाजिक समरसता का एक उत्तम एक उदाहरण बन सकता है। उनको भी प्रेरणा मिलेगी गौशाला चलाने के लिए और हमारे आने से उनको जो खुशी मिलेगी कि जो उपयोग कर रहे हैं वो स्वयं यहाँ पर आते हैं, तो उनको एक अच्छी तरह से कुछ और आगे बढ़ने की और कुछ और आगे नया कुछ करने की उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत अच्छा एक आयाम हो सकता है। बिल्कुल, इसमें एक माइंडसेट की बात है, एक दृष्टिकोण की बात है। साल में 2-3 बार लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, किसी यात्रा धाम में जाते हैं, किसी रिसोर्ट में जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा संकल्प करें कि कोई भी टूरिज्म के लिए जब हम प्लानिंग करें तो वहां जाने से पहले हमारे रूट में आने वाली किसी एक गौशाला का भी हम एक रूट बना दें। तो साल में एक बार आप जिस दिशा में जा रहे हो वहां की गौशाला का आप परिचय कीजिए, आप वहां जाके उनकी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। सो इट इज अबाउट द माइंडसेट कि हमारी हेल्थ के लिए कुछ चीजें हम कर रहे हैं, क्योंकि हम घूमने क्यों जाते हैं, हम प्रसन्न होना चाहते हैं, हम नई चीजों को जानना चाहते हैं, नए स्थलों को देखना चाहते हैं। तो इसमें भी आपकी जिज्ञासा को जो तृप्ति मिलेगी वो अवर्णनीय होगी। तो आप जब भी आपका ट्रैवल प्लान करें, किसी ना किसी गौशाला को विजिट करने के बाद आप उस ट्रैवल में जाए, पूरी आइटिनरी ऐसे बना दीजिए, तो दोनों चीजों का काम आसान हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया एक आयाम हो सकता है। There are two types of food as per Ayurveda, परिष्कृतम अन्नम, अग्नि संस्कृत अन्नम। तो आप इन दोनों में हम किस तरह से मॉडर्न लाइफ में हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल ऑफिस में जाने के लिए हम टिफिन ले जाते हैं, स्कूल में जाने के लिए बच्चों को हम लंच बॉक्स भी देते हैं। तो ये जो परिष्कृतम अन्नम और अग्नि संस्कृत अन्नम में हम किस तरह से अपनी आधुनिक व्यवस्था में, मॉडर्न लाइफस्टाइल में उसको हम सेट कर सकते हैं। उसके साथ ही दूसरा एक कनेक्टेड इक्वेशन है कि जो हमने फूड बना दिया है, फ्रिज में रख दिया है और अभी माइक्रोवेव ओवन वगैरह की जो फैसिलिटीज अभी अवेलेबल है, तो उसका यूज करना नहीं करना और करना है तो किस हद तक हमें उसका यूज करना उचित रहेगा, उसके बारे में आयुर्वेद में क्या समाधान पाया जाता है। बिल्कुल, अग्नि संस्कृत आहार मतलब किसी भी आहार को जब हम पकाते हैं तो वो किचन में वो पकाने की जो प्रोसेस है उसे अग्नि संस्कार इस तरह से कहते हैं, इसलिए अग्नि संस्कार से उसका परिवर्तन हुआ है। तो ये आहार अग्नि संस्कृत आहार है। तो ये हमने जो प्रोसेस की उसका महत्व ये था कि उस चावल में, उस गेहूं में, उस सब्जी में रहे तत्वों को हमने अग्नि के संस्कार से उसमें अंदर सक्रियता को एक्टिवेट किया। उस सक्रियता के बाद जब आपने फूड को प्रोसेस कर दिया है, कुक कर दिया है, और फिर जब आप उस आहार को लेते हैं तो जठराग्नि उसको ओके 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 ऐसे करके इजीली डाइजेस्ट कर पाती है। अब अग्नि संस्कृत आहार को आपने रहने दिया, टिफिन में भर दिया या घर पे रखा हुआ है, अब वो अग्नि की जो इफेक्ट है उसकी वैलिडिटी होती है 3 आवर्स। 3 घंटे तक उसकी सक्रियता 10 आउट ऑफ 10 होती है। 3 घंटे बाद उस अग्नि की जो इफेक्ट थी, उसके अंदर के तत्वों को जो सक्रिय किया था, उसकी सक्रियता में मंदता आती है।
वो धीरे 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 वो मंद होते जाते हैं। मतलब ये जितना आपने खाना बनाया और खाया उसके बीच में जो अंतर जितना बढ़ेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जठराग्नि की बढ़ती जाएगी। तो जिनका जठराग्नि सतेज है वो तो 6 घंटे पहले पकाया हुआ या 8 घंटे पहले पकाया हुआ भी खाएगा तो उसका जठराग्नि उसे हैंडल कर लेगा। लेकिन जिसका डाइजेशन स्लो है, मेटाबॉलिज्म डाउन है, जठराग्नि मंद है, उसके लिए ये आहार को पचाना उसके लिए बहुत भारी हो जाएगा। और हम सबने अनुभव किया है कि अगर ताजी रोटी बन के आती है, ताजी सब्जी बन के आती है, तो जाहिर तौर पे हम उस अच्छी मात्रा में उसे ले सकते हैं क्योंकि जठराग्नि अच्छा क्वांटिटी उसे हैंडल कर सकता है। और खाना जितना ठंडा हो गया जठराग्नि उसको फिर जल्दी स्टॉप कर देगा कि इससे ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि उसे बहुत श्रम करना पड़ेगा उस आहार को डाइजेस्ट करने के लिए। भारत के अंदर जो व्यावसायिक स्थितियां हैं, तो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो टिफिन, ज्यादातर लोगों के लिए टिफिन में ही खाना लेके जाना और लंच ब्रेक में खाना खाना, तो उनके लिए ये समस्या है। हमारी सिस्टम और हमारी लाइफस्टाइल, इसका जो ये मिसमैच हो रहा है उसका 100% समाधान तो नहीं है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं हमारे दर्शकों को कि अगर आपके पास व्यवस्था है कि वहां पे कैंटीन में कोई 2-3 चीज अगर फ्रेश बन रही है तो आप वो फूड आपके कैंटीन से लीजिए, 1-2 चीज आप घर से लेके जाइए, तो 50% तो आपको ताजा खाना मिल गया। और वो भी अगर नहीं हो रहा, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि खाना ठंडा हो गया, ठंडा खाना खाना उनको अच्छा नहीं लगता, तो उसको रीहीट करते हैं, रीकुक करते हैं। अब रीकुक करना और ठंडा खाना खाना ये दोनों ही डैमेजिंग ही है, ये पक्का है। अब हमारे पास 2 विकल्प में से एक विकल्प को चुनना है। ओरिजिनल से तो ये दोनों कॉम्प्रोमाइज्ड ही है, लेकिन 2 कॉम्प्रोमाइज से एक का तो विकल्प अगर हमें लेना है तो उसको थोड़ा सा फिर से गर्म करके लेना। ये उस व्यक्ति को, उसका स्वाद उसको ठीक लगेगा तो वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। और उसमें भी अभी मॉडर्न में सारी फैसिलिटीज आ गई है, तो अग्नि का इलेक्ट्रिक फॉर्म, ओवन और ये माइक्रोवेव्स में उसके यूज हो रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टडीज ये बता रहे हैं कि दोस माइक्रोवेव्स आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जो चीजें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है उसका जितना हो सके आप त्याग कीजिए। और कोई भी ऐसी चीजों का अगर प्रयोग करना पड़े तो या तो उसको छोड़ दीजिए, और प्रयोग करना है तो कम से कम कीजिए। लेकिन इन चीजों से बचना, ये आयुर्वेद की एडवाइस रहेगी कि इन चीजों से आप ना जुड़े तो अच्छा है, और अगर जुड़ना ही पड़े तो इसकी मात्रा हो सके उतनी कम रखेंगे, ये आपके हित में रहेगा। ऐसा सुना गया है कि जो हमारा पेट है वह हमारा सेकंड ब्रेन है, जिसको गट हेल्थ के बारे में भी बताया गया है। तो आयुर्वेद में इसकी क्या स्पष्टता दी गई है? बिल्कुल, आयुर्वेद में जब हम आहार लेते हैं तो पहले वो स्टमक में जाता है, वो अपक्व है जिसे आम कहते हैं, इसलिए उसे आमाशय कहते हैं। फिर जठराग्नि उसे पक्व करने के लिए आगे जब भेजता है, और पक्वाशय में, जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं या गट कहते हैं, वहां पे वो आहार पक्व हो जाता है। अब पक्व होने के बाद उसे नेक्स्ट लेवल पे आगे मेटाबॉलिज्म के लिए भेजा जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक एंड पॉइंट है वो गट है, पक्वाशय है, वहां से आहार का योग्य स्वरूप में पक्व होना ये बहुत ही आवश्यक है। अगर पहला प्रोसेस ठीक हुआ है तो ही लास्ट वाला प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो गट इज द सेकंड ब्रेन, ये इसीलिए कहा गया है कि जो आहार के अंश अच्छी तरह से पक्व हुए उनको ही एक्सेस दिया जाए कि अब आप सिस्टम में जाइए, तब तक उनको एक्सेस नहीं देना। सो ब्रेन का काम जो होता है, विवेक का काम होता है, डिस्क्रिमिनेशन का काम होता है कि कौन से तत्वों को शरीर के अंदर एंट्री दे और कौन सी चीजों को शरीर से सीधा बाहर निकालने के लिए उसे आगे प्रस्थान के लिए भेज दिया जाए। भैया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट, आपके एक्टिव तत्वों को हमने ले लिया है, नाउ यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू दिस, और आप वहां से आगे जाइए। तो वहां से मल तत्व का निर्माण होता है। तो ये गट ब्रेन का काम है। तो वहां पे गट की पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होती है उसका एक रोल रहता है, वहां पे एक सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है, वहां पे भी उसका रोल होता है। और ये पूरा पैसेज क्लीन हो, वहां पे कोई कंजेशन ना हो, आगे का बैकलॉग ना हो, ये सारी स्थितियों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे ट्रेडिशन में सुबह उठ के शौच क्रिया अच्छे से होनी चाहिए।
अगले दिन का पूरा बैकलॉग क्लियर हो जाए, पेट अच्छे से साफ हो जाए, उसके बाद आप नया आहार ग्रहण करेंगे। तो गट ब्रेन को अगर आपको सेंसिटिवली मेंटेन करना है, अगर गट के बारे में कुछ सोचना है, तो आपको ये देखना होगा कि सुबह आपका मोशन ठीक हो रहा है या नहीं, और उसके बाद ही आप दूसरा आहार लीजिए। और अगर पूरे दिन में आपको बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है या सुबह विबंध की स्थिति है, कठिनाई होती है, मीन्स योर गट इज डिस्टर्ब, आपके पक्वाशय में परिस्थितियां योग्य स्थिति में नहीं है, तो वहां पे आपको तुरंत ही आयुर्वेद चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कितना भी पौष्टिक आहार लिया, उसकी प्रोसेस अगर होने के बाद वो अगर सिस्टम में एंट्री ही नहीं ले पाएगा, तो आप कितना भी अच्छा महंगा या पौष्टिक खाना खा रहे हो, वो आपका सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो पक्वाशय का ये महत्व है, और इसीलिए आयुर्वेद ने इन बातों को बताया है। और आज के समय में एक बड़ी चैलेंज ये भी है कि स्कूल और ऑफिसेस, उसके टाइमिंग को मैच करने के लिए लोग सुबह दौड़ा दौड़ी में रहते हैं, तो वो जब रिलैक्स नहीं होते तो गट क्लीनिंग ठीक से नहीं हो पाता, उनके बॉवेल मूवमेंट्स ठीक से नहीं हो पाते, और फिर जब वो स्कूल और ऑफिस में जाके जब उन थोड़े रिलैक्स होते हैं, तब उनको मोशन के लिए जाने की इच्छा होती है, लेकिन कुछ लोग फिर उसे अर्ज को होल्ड करते हैं। तो पुरुष वेग का धारण करना मतलब किसी को शौच क्रिया के लिए जाने का एक सिग्नल मिला, लेकिन वो उसे जकड़ के रखता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे नहीं जाऊंगा, पब्लिक टॉयलेट में नहीं जाऊंगा, ऑफिस का टॉयलेट यूज नहीं करूंगा। तो शरीर जो कार्य कर रहा था मल तत्वों को निकालने का, गट को क्लीन करने का, आपने उसको डिस्टर्ब किया, उसको होल्ड करके रखा। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट, उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस, उसकी नेगेटिव एनर्जी पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। लिवर फंक्शंस में भी उसका डिस्टर्बेंस होगा, माइंड के ऊपर भी डिस्टर्बेंस होगा, हार्ट के ऊपर भी बर्डन बढ़ेगा। तो किसी भी वेग का धारण नहीं करना, शरीर को अपनी क्रियाओं को ठीक से करने देना, ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। और जब ये पक्वाशय में प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन का इश्यू होता है, तब आयुर्वेद में पंचकर्म में बस्ती चिकित्सा का भी प्रयोग हम करते हैं, और उसके आहार और औषध भी रहते हैं, जिससे जठराग्नि को प्रदीप्त किया जाए, वायु की अनुलोमन स्थिति ठीक से रहे, ताकि उसका पक्वाशय अच्छे से कार्य करे और उसकी गट की स्थिति उसे हेल्दी बनाए रखने में मदद करे। अभी जो आपने बात की उसके मुताबिक जो पॉल्यूशन, जो हमारी जो बैड हैबिट है, लाइफस्टाइल है, जो फूड हैबिट्स हमारे जो गलत तरीके में जा रही है, और इसकी वजह से जो बॉडी और माइंड रिलेटेड जो डिसीज क्रिएट होते हैं, तो उसमें जैसे आपने बताया पंचकर्म की जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद में किस तरह से होनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, कितने इंटरवल पर करनी चाहिए, डेली, वीकली या ईयरली, उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल भाई, ये रोग डिसईज मतलब इस व्यक्ति की इजीनेस जो थी, वो कंफर्ट वाली सिचुएशन थी, वो डिस्टर्ब हुई। तो आयुर्वेद ने रोग के दो अधिष्ठान बताए, एक तो शरीर अधिष्ठान रहता है, दूसरा उसका मन अधिष्ठान रहता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस रोग की शुरुआत किससे हुई, ये उसका मूल अधिष्ठान हुआ। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा, तो शरीर में उसका अधिष्ठान हुआ, तो पैर में कांटा लगा, वहां पे तो सूजन आएगी, लेकिन माइंड के ऊपर भी उसमें पेन का सेंसेशन जाता है और माइंड इरिटेट होता है। तो शरीर में हुए व्याधि के मूल से उस व्याधि का असर मन पे भी होता है, लेकिन उसका ओरिजिन पॉइंट क्या था, तो ये शारीरिक व्याधि की दायरे में आता है। और कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिसमें मन से डिस्टर्बेंस शुरू होता है, मतलब किसी ने बोल दिया कि कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, तो ये बात पहले मन में आई और फिर मन ने उसको ठीक से हैंडल नहीं किया, अब उसको पसीना आना शुरू हो गया। तो मन से शरीर तक उस चीज को लेके जाना, तो इसकी शुरुआत मन से हुई। तो मानस व्याधि भी शरीर पे असर करते हैं, शारीरिक व्याधि भी मन पे असर करते हैं, लेकिन जहां से शुरू हुआ है वो जानने के बाद उसकी चिकित्सा कैसे करनी, उसकी आवश्यकता रहती है। दोनों में औषध की भूमिका है, दोनों में सत्वावजय की भूमिका है, मतलब उस व्यक्ति के मन के साथ जोड़ना उसमें बहुत ही आवश्यक है। तो आहार, औषध, और औषध का जो पूरा दायरा है उसमें टैबलेट्स भी होती है और पाउडर्स भी होते हैं, और औषध में चिकित्सा के अंदर कई बार पंचकर्म का प्रयोग भी होता है। कुछ डिसीज ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन में पेशेंट आता है, और कई लोग कहते हैं कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है क्या, तो हमें उनको याद दिलाना पड़ता है कि लोग आयुर्वेद के पास धीरे धीरे आते हैं। तो हमारे क्लिनिक में होता ये है कि जब हम पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम कब से है,
3 साल से है, 5 साल से है, 10 साल से है, तो इतने ज्यादा समय तक उस व्याधि ने शरीर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी होती है। अब उसकी वजह से उसे ठीक होने में समय लगा। वो आयुर्वेद में आया इसलिए क्योंकि वहां पे तो ठीक हो ही नहीं रहा था, वो जो भी कुछ कर रहा था वहां से ठीक ही नहीं हो रहा था, तभी वो आयुर्वेद के पास आता है। फिर उसमें जितना समय लगेगा उतना लगेगा, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती है कि 3 दिन पहले कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ तो उसकी चिकित्सा हो सकती है 24 घंटे में आयुर्वेद से वो ठीक हो जाए, क्योंकि उस व्याधि ने अपने मूल डिटेल में कहीं पे एस्टैब्लिश नहीं किए, इट वाज ऑन अ वेरी अर्ली स्टेज। तो आयुर्वेद इतने शीघ्र परिणाम देता है कि हमें लगता है कि ये जादू हो गया है, लेकिन ये जादू नहीं है, ये आपकी विवेक बुद्धि का परिणाम है कि आपने बिल्कुल शुरुआती स्थिति में पहली बार सिर दर्द हुआ और आप तुरंत आयुर्वेद के पास आए। हमने समझा कि आपको सिर दर्द क्यों हुआ है, देर रात तक जगने की वजह से हुआ है, ओवर ईटिंग से हुआ है, ओवर फास्टिंग की वजह से हुआ है। कई लोग 2-2, 3-3 दिन तक भूख लगती है लेकिन खाना नहीं खाते, उन्होंने अपने मन में एक संकल्प किया होता है, लेकिन शरीर में उसकी वजह से वायु बढ़ गया और उससे सिर दर्द हुआ, तो उसे हमें सिर्फ यही बताना होता है कि भैया आप गरम गरम मिठाई घर पे बनी हुई खा लो, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम 1-2 टैबलेट उनको देते हैं और 2-3 दिन में उनका काम ठीक हो जाता है। तो आयुर्वेद फास्ट रिजल्ट देता है जब आप फास्ट आयुर्वेद के पास आते हैं। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स कंडीशन में पुराने व्याधि को लेकर के आता है, तब हमें उसके शरीर में टिश्यू लेवल का डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्म की आवश्यकता होती है। जिसमें कफ का कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो तो वमन नामक पंचकर्म, थेराप्यूटिक वॉमिटिंग करवा के उनके शरीर में से विषाक्त तत्वों को निकाला जाए। दूसरा विरेचन पंचकर्म होता है कि शरीर में दूषित पित्त और उसे विषाक्त तत्वों को थेराप्यूटिक पॉजिटिव इफेक्ट से शरीर से बाहर निकाला जाए। मस्ती नाम का पंचकर्म होता है जिसमें थेराप्यूटिक एनिमा, इसमें मेडिकेटेड ऑयल और मेडिकेटेड वाटर बेस्ड मेडिसिन को इंटेस्टाइन में वहां पे इंसर्ट करके पूरे शरीर के वायु, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म को सेंसिटाइज किया जाए, नर्वस सिस्टम को सेंसिटाइज किया जाए। तो बस्ती पंचकर्म से हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। कहीं पे नस्य पंचकर्म की आवश्यकता होती है, कई लोगों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, हेडेक और माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, वहां पे नस्य चिकित्सा, नस्य पंचकर्म की आवश्यकता होती है। और कुछ व्याधि ऐसे होते हैं जिसमें रक्त दुष्टि होती है, तो उसमें रक्त मोक्षण नामक पंचकर्म की आवश्यकता होती है। लेकिन पंचकर्म स्वस्थ व्यक्ति भी करवा सकता है कि ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन खड़ी ना हो। जैसे हम हर रोज घर पे झाड़ू पोछा तो होता है, लेकिन दिवाली में डीप क्लीनिंग होता है, दिवाली की साफ सफाई एक अलग दायरे में होती है। वैसे ही वेलनेस पंचकर्म स्वस्थ व्यक्ति भी साल में 1 से 2 बार ठंड की ऋतु में, स्पेसिफिकली इन विंटर सीजन में वो करवा सकता है। लेकिन ये करवाना जरूरी है या नहीं, करवा सकते हैं या नहीं, और कौन सा पंचकर्म करवाना है, वो आपको आपके आयुर्वेद फैमिली डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। क्योंकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति, आपका वजन, आपका डाइजेशन, आपके कोई रोग, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं, ये सारी बातें इससे जुड़ी हुई है। पंचकर्म एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेद का एक एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट है, जो व्यक्ति के शरीर में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां जमा हुई होती है, उसको वो आप प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट में एक क्विक सपोर्ट के लिए, एक लार्ज लेवल पे उसका डीप इम्पैक्ट देने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि कहीं पर भी पंचकर्म के सेंटर्स बहुत सारे जो भी खुले हो गए हैं, तो वहां पर भी जाना हो तो सबसे पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूरी है। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई, डिजाइनिंग इतना आसान हो गया, एआई का जमाना आ गया, तो एक कोई छोटा सा बोर्ड बनाना या विजिटिंग कार्ड बनवाना या अपनी आइडेंटिटी का ग्राफिकल क्रिएटिव बनाना, ये बहुत आसान हो चुका है। तो हम हमारे सभी दर्शक मित्रों को ये बात बताना चाहते हैं कि ऑथेंटिक आयुर्वेद डॉक्टर मतलब क्या, उसके पास उस राज्य का एक रजिस्ट्रेशन बोर्ड होता है। रजिस्ट्रेशन बोर्ड उस आयुर्वेद डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, दैट यू आर रजिस्टर्ड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर।
और ये नंबर तभी मिलता है जब उस व्यक्ति ने मान्य आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी का अंडर ग्रेजुएट का कोर्स किया है या उसके बाद स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ऐसे व्यक्ति को उस राज्य सरकार के आयुर्वेद रजिस्ट्रेशन बोर्ड की मान्यता प्राप्त होती है। तो आप किसी भी व्यक्ति से मिलने जाए और व्यक्ति आपको लगता है कि ये आयुर्वेद डॉक्टर होगा या नहीं सच में, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप उनसे पूछिए और रजिस्ट्रेशन बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब आप किसी ऑथेंटिक आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे मतलब यू आर इन सेफ हैंड। बट किसी भी सेंटर में जाना नेचुरल, हर्बल, प्राकृतिक, निसर्ग, ये बातें मतलब वो आयुर्वेद डॉक्टर के द्वारा ही हो रही है नहीं, ये जानने की आवश्यकता और जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है कि मैं ओरिजिनल आयुर्वेद डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा हूं या किसी ने अपने आप को स्वतः आयुर्वेद ज्ञाता घोषित कर दिया है और ये सेंटर बड़ा है इसलिए सब नॉर्मल होगा। ऐसे लोगों ने इन चीजों से बचना चाहिए। औषधि, आहार और पंचकर्म के बाद अभी और मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है, इसके साथ साथ योग, प्राणायाम भी कैसे हम जोड़ सकते हैं जिससे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम इजीली कर पाए या फिर अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से बेहतर बना सके। बिल्कुल, योग जो है वो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो देयर आर 8 स्टेप्स। मतलब आपने क्लास 1 कंप्लीट किया, जब आप क्लास 2 में एंटर हो सकते हैं तो क्लास 1 के बाद क्लास 2 में जाना, तो यम नियम के बाद आसन में जाना, यम नियम आसन के बाद प्राणायाम में जाना, ये ब्रह्म जिज्ञासा का योग दर्शन का एक पूरा एक स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है, एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। तो आपने कंसेप्ट क्लियर किया, फिर आप अप्लाइड एस्पेक्ट में जा सकते हैं। तो योग एक अलग पूरी अपनी एक स्ट्रीम है, योग एक दर्शन है, आयुर्वेद एक विद्या है। तो आयुर्वेद विद्या में सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन के मूल सिद्धांतों को लिया गया है और योग दर्शन एक अपनी अलग प्रणाली है। एक योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जब मैंने किया था और एक योग टीचर के नाते मैं सर्टिफाइड योगा टीचर भी हूँ, हालांकि मैं प्रैक्टिस आयुर्वेद की करता हूँ बट आई एम सर्टिफाइड योगा टीचर ऑल्सो। सो योग आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल में स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रहने के बहुत सारे आयाम बताता है। संतोष नाम का एक जो कंसेप्ट उसमें है, सो कोई भी व्यक्ति संतोष पूर्वक अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना, इस बात को करेगा तो उसके जीवन में योग दर्शन के माध्यम से ब्रह्म जिज्ञासा तक पहुंचना उसके लिए आसान हो जाएगा। और संतोष रूपी माध्यम से आप लाइफ के अंदर जब आप डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं तो आपके हेल्दी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट कोई व्याधि हुआ, उसकी चिकित्सा करनी है। स्वस्थ रहने के लिए सांसारिक जीवन में क्या आहार लेना, क्या आहार नहीं लेना, उसका माइक्रो डिटेलिंग आयुर्वेद में बहुत अच्छे से दिया गया। तो योग, आज पूरे विश्व ने योग का स्वीकार किया। इंटरनेशनल योगा डे को आज विश्व के 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में उसका सेलिब्रेशन होता है। सो इट इज अ वेलकमिंग अप्रोच। ये योग आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए, लेकिन योग के लिए भी योग के जो मार्गदर्शक है, योग गुरु के रेफरेंस के साथ आप योग को करेंगे तो ये सारी 8 बातों को आप अच्छे से समझिए, उसमें जुड़िए, तो योग दर्शन से ब्रह्म जिज्ञासा तक पहुंचने की प्रोसेस का पैरेलल इफेक्ट है कि आपकी लाइफ में हेल्थ अच्छी एस्टैब्लिश होगी। आयुर्वेद मूलतः स्वस्थ रहना, और जो स्वस्थ नहीं रह पाए, आप तो मतलब रोगी बन गए, उनकी चिकित्सा करना, ये पूरा दायरा आयुर्वेद ने कवर किया हुआ है। तो वैसे देखने जाए तो योग दर्शन, सांख्य वैशेषिक दर्शन से बना आयुर्वेद, वे दोनों एक दूसरे की पूरक है और दोनों की स्थितियां अलग अलग है। तो चिकित्सा के लिए आयुर्वेद को, स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद को, और जीवन के बाकी आयामों के लिए आप योग का भी अपने जीवन में समावेश कर सकते हैं। So we can say that both the streams are parallel but interconnected. बिल्कुल, they complement each other. In this model life, जैसे कि हम देखते हैं कि हमें फैमिली का प्रेशर है, अभी जहाँ पर हम काम करते हैं वो स्कूल, कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट में, कंपनी में भी कोई ना कोई स्ट्रेस हमें महसूस होता रहता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल है, एक दूसरे से मिलना कम होता जा रहा है। जो हमारी पहले की परंपरागत जो हमारी फैमिली लाइफस्टाइल थी वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। उसकी वजह से पूरा हमारा जो माइंड है वो भी डिस्टर्ब हो गया है।
मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, ऐसी संस्कृत में उक्ति भी है, जहां पर मन को हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वेदों में भी कहा गया है तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। तो यहाँ पर आयुर्वेद में ये मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या बातें बताई गई है? बिल्कुल, आयुर्वेद मन को बहुत ही महत्व देता है। आयुर्वेद में वैसे बताया गया है शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, मतलब आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है उसका प्रथम साधन तो शरीर है। शरीर की रक्षा करना बहुत आवश्यक है और मन के बारे में भी ये बताया है कि वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मन की स्थिति को समझना और सर्वे रोगाणाम मूल कारण, इसकी अगर जब बात होती है कि सभी रोगों का मूल कारण क्या है, तो आयुर्वेद कहता है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध मतलब धी, ध्रुति और स्मृति, इंटेलिजेंस, कंट्रोल एंड मेमोरी, इसका विभ्रंश होना और उसके बाद जो कार्य होता है उसी से सभी रोगों की शुरुआत होती है। जैसे मन को प्रसन्न रखना, ये हर व्यक्ति की अपनी खुद की जिम्मेदारी है, दैट इज देयर प्रायोरिटी। जैसे घर में कोई चीज इधर उधर पड़ी होती है तो आप उसको उसके अपने योग्य स्थान पे रखना, उसे कहते हैं कि व्यवस्था, जो घर की शोभा होती है। तो कोई चीज अपने स्थान से कहीं और चली गई तो पुनः उसको उसके स्थान पे लाना। तो मन प्रसन्नता की चैनल से किसी और चैनल में चला गया तो अब ये आपका दायित्व बनता है कि उसको पुनः प्रसन्नता के चैनल पे लाए, क्योंकि स्वस्थ की परिभाषा में प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते, ये बात उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है कि प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन। तो मन का प्रसन्न होना उस व्यक्ति के स्वस्थ होने का एक क्राइटेरिया है। तो पूरे 24 घंटे में जितने समय के लिए आप प्रसन्न है उतने समय के लिए आप स्वस्थ हैं, और जितने समय के लिए आप प्रसन्नता से विचलित हुए, ईर्ष्या, क्रोध, भय, मोह, मद, लोभ, ये उतने समय के लिए आप अस्वस्थ होते हैं। और फिर जो लोग उसके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि तुरंत उसे प्रसन्नता पे वापस आना है, आप पथ पे चल रहे होते हैं, तो किसी भी स्थिति से विचलित होना ये सहज है, लेकिन विचलित होने के बाद पुनः पथ पे आना ये आपका दायित्व है। तो मन प्रसन्नता से विचलित होगा, ये सभी के लिए सहज है, लेकिन कितनी शीघ्रता से वे पुनः प्रसन्न होने का प्रयास करते हैं और प्रसन्न हो पाते हैं, ये दिखाएगा कि वो अपनी लाइफ में स्वस्थ रह पाएगा या नहीं। अगर वो इस स्थिति में स्वस्थ रह पाता है, प्रसन्न रह पाता है, अब वो व्यक्ति अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो मन को प्रसन्न रखना ये व्यक्ति का अपना दायित्व है, और उसके लिए जो बुद्धि का रोल होता है, इंटेलिजेंस का रोल होता है कि मुझे क्या सोचना क्या नहीं सोचना। मेरे पास अनंत विकल्प है, किस बारे में मैं सोचूं, मैं कैसा आचरण करूं, किस व्यक्ति से मिलूं, इस बात का मैं प्रतिसाद करूं या न करूं, इस स्थिति में मैं खुद को जोड़ूं या इससे खुद निकल जाऊं, ये सारे विकल्प होते हैं। उन विकल्प में से एक विकल्प को चुनने के लिए उसकी बुद्धि की आवश्यकता होती है। फिर कई बार कुछ लोग झगड़ा करने के बाद अंत में ये बोलते हैं इससे तो बात करना ही बेकार है। तो भैया, ये बुद्धि आपको ये बात शुरू करने से पहले भी प्रकट करनी चाहिए थी। तो ये आपकी स्मृति में ये नेगेटिव स्मृति का डेवलपमेंट ही नहीं होता। तो आप में बुद्धि है या नहीं, इसका प्रमाण आपको खुद अपने आप को देते रहना चाहिए। दूसरी बात आती है ध्रुति। ध्रुति मतलब टू गवर्न योरसेल्फ, टू कंट्रोल योरसेल्फ। किसी भी चर्चा में जुड़ जाना और अपना एक ओपिनियन देना, फिर सामने वाला अपना ओपिनियन देगा और वहां से संघर्ष की स्थिति शुरू होती है। और थर्ड पर्सन ये देखता है कि इन दोनों के ओपिनियन का कोई प्रभाव परिस्थिति पे पड़ने नहीं वाला है। विदेश के दो देशों में युद्ध की स्थिति की कोई चर्चा कर रहा है, एक व्यक्ति इस देश का पक्ष ले रहा है, दूसरे व्यक्ति दूसरे देश का पक्ष ले रहा है, और अंत में उन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। बट इससे क्या उन दोनों देशों में कोई प्रभाव पड़ने वाला है? तो ये बात की चर्चा करके आपने क्या उसका अंत में उसके आपने क्या पाया? आपने प्रसन्नता को पाया, तो आपने जो कार्य किया वो ठीक था। तो खुद को रोकना, ये पड़ोसी की भी चर्चा हो सकती है, भारत की किसी समस्या की भी चर्चा हो सकती है, लेकिन ये चर्चा की जो पूरी प्रक्रिया में आप अपनी प्रसन्नता को निभा पाए, चर्चा के अंत में आपने प्रसन्नता का अनुभव किया,
अगर ये हो रहा है तो आप ठीक कर रहे हैं, अगर ये नहीं हो रहा है तो वहां पे आपको अपने आप के गवर्न करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि ऐसी बातों में भी खुद को ना जोड़ूं। और अंत में आएगा स्मृति, अबाउट मेमोरी, कि मुझे याद आना चाहिए। जैसे कोई बोलता है कि रोड एक्सीडेंट हुआ, तो कोई व्यक्ति जब व्हीकल ड्राइव करता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने व्हीकल की स्पीड कितनी रखनी है। उतनी स्पीड रखो कि अगर कोई बीच में आ जाए तो उसमें मैं ब्रेक कर पाऊं। ये उसकी स्मृति में होना चाहिए जब वो ड्राइव कर रहा होता है। हमारी समस्या ये होती है, जब डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो सारी ज्ञान की बातें याद आती है, लेकिन जब कोई स्थिति में आप खुद जुड़े हुए हैं, आपको वो बातें तब याद आनी चाहिए। तो रोड खाली था इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन एकदम से कुछ बीच में पशु आ गया, तो ये स्मृति में आपको, खाली रोड है फिर भी आपकी स्मृति में ये बात होनी चाहिए कि बीच में कोई आ सकता है, तो आप गति को उतनी ही स्थिति में रखिए जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो। ये बातें आपकी मेमोरी में होनी चाहिए। किसी ने आपको इनवाइट किया, आप पार्टी में गए, अनलिमिटेड खाना अवेलेबल था, लेकिन आपकी मेमोरी में ये होना चाहिए कि मेरी पाचन क्षमता क्या है। अगर आपने मेमोरी से ये बात हटा दी और आपने अनलिमिटेड के ऊपर फोकस किया, अब आप जो खाना खाएंगे और जो स्थिति होगी, तो आपकी बीमारी का कारण ये खाना नहीं था, आपकी स्मृति का भ्रंश था कि मेरी पाचन क्षमता के अनुसार ही मुझे खाना खाना है। लेकिन उन्होंने बहुत फोर्स किया, तो उन्होंने फोर्स किया, लेकिन आपकी मेमोरी में ये होना चाहिए कि ये मेरी पाचन क्षमता से अधिक है, तो विवेक से, सम्मान भाव से आप उसको नकार सकते हैं। तो प्रज्ञा अपराध से ही सभी रोग की शुरुआत होती है। तो मानसिक व्याधि, बहुत केसेस आ रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फियर, एंगर, ये बातें व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर जा रही है। तो उसे हैंडल करने के लिए आयुर्वेद ने सत्वावजय की बात बताई है। तो आयुर्वेद के मन के साथ जुड़े हुए भावों को पुनः स्थापित कैसे करना, उसके सत्व, रजस और तमो को पुनः संतुलित कैसे करना, ऐसी मानस प्रकृतियों की बात भी आयुर्वेद ने बताई है। उसके लिए माइंड डिटॉक्स के काउंसलिंग सेशंस भी आज मैं बहुत सारे देता हूं, यंग बच्चों में, यंग कपल्स में, और कुछ एडल्ट कपल्स में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो एक दूसरे के साथ प्रसन्न नहीं रह पाते। वो अलग होना नहीं चाहते, लेकिन साथ रह भी नहीं पा रहे। तो वहां पे आयुर्वेद काउंसलिंग, सत्वावजय की बातें, प्रकृति की बातें, सत्व, रजस, तमस, इन बातों को जब हम उनके साथ चर्चा में लाते हैं, फिर उसका मूल कारण निकल के आता है कि आपके अंदर असंतोष और अप्रसन्नता किस वजह से है। उस बात को जब हम उजागर करते हैं, तब उसके ऊपर फिर चिकित्सा शुरू होती है। और आयुर्वेद के बहुत सारे औषध ऐसे हैं जो मन के ऊपर कार्य करते हैं। तो मानस स्थिति का ये कलयुग में, आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में, अर्बन लाइफस्टाइल में, मेंटल डिस्टर्बेंस इज अ बिग चैलेंज, लेकिन आयुर्वेद उसका बहुत अच्छा समाधान है। ये बात हम हमारे सभी दर्शकों को बताते हैं। तो जिस तरह से आपने बताया, और जो मॉडर्न साइंस भी प्रूव करता है कि जो मैक्सिमम डिसीज है वो साइकोसोमेटिक डिसीज है। तो मुझे लगता है कि ये जो सत्ताविजय जो व्याख्या आयुर्वेद ग्रंथों में की गई है, वही मॉडर्न एस्पेक्ट्स में साइकोसोमेटिक डिसीज का एक पर्याय हो सकता है। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो बच्चों में भी ये एंजाइटी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो पहले ये नहीं था। स्पेशली जो टीन एज में आने के बाद और कॉलेज काल तक जो एंजाइटी, डिप्रेशन और जो बहुत सारे जो अननेचुरल डेथ के केसेस बन रहे हैं, उसमें भी ये बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। परिवार का जो वातावरण है, हर एक व्यक्ति में जब वो बालक होता है, उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होती है, उसे बहुत कुछ अनुभव करना है। तो घर के अंदर खिड़की में उसे लगा कि इसे पकड़ के मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ, तो ये एक नए अनुभव का प्रयास करता है। उसके अंदर वो उत्सुकता है कि ऐसा करने से कैसा लगेगा। उस समय उस परिवार का ये दायित्व बनता है कि वो उसको अच्छे से देखे और जुड़े कि ये जो कर रहा है उसका शारीरिक सामर्थ्य बढ़ रहा है, उसके साहस का विकास हो रहा है। कई लोग ऐसी स्थिति में उसके साथ जुड़ते हैं कि तू गिर जाएगा और तुझे चोट लगेगी। तो कोई साहस कार्य उसके लिए पहली बार कर रहा है, इसलिए खिड़की पे चढ़ना उसके लिए साहस कार्य है।
उसमें उसको ये बताना चाहिए कि बेटा बहुत ध्यान पूर्वक ये करना, तुम अच्छे से इसे कर सकते हो, और वहां पे एक सहायक के तौर पे आप सेफ्टी के लिए आप खड़े रहिए उसके साथ। लेकिन वहां से उसके अंदर डर इंस्टॉल किया जाता है। डर की भूमिका अलर्ट रहने के लिए होती है, सभी चीज में डरने की आवश्यकता नहीं है। सो अलर्टनेस तक डर आपका मित्र रहता है, लेकिन किसी भी नए कार्य में डर अगर पहले प्रकट होता है तो वही डर आपका शत्रु बन जाता है। तो ये बातें बचपन से परिवार में क्या संवाद होता है उस पर बहुत निर्भर करता है। परिवार में जो चर्चा होती है, ये ईर्ष्या की बातें होती है, कंपैरिजन की बातें होती है, कुछ लोगों में गुरुता ग्रंथि, हम जो कर रहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ है, हमसे अलग कोई भी जो कर रहा है वो गलत है, ऐसी बातें परिवार में जब चर्चा में आती है तो बच्चा भी उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरे अलावा अगर किसी का कोई और ओपिनियन होगा तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वहां से फिर डिस्टेंस आना शुरू होता है। सो इंपॉर्टेंस इज परिवार में जो संवाद हो वो इस संतुलित भाव से हो, और ऐसे कोई एक्सट्रीम लेवल पे कि हम जो करें वो सही बाकी सब गलत, ऐसी बातें अगर परिवार में नहीं होगी तो परिवार में बच्चों में ये मेंटल डिस्टर्बेंस की समस्याएं बहुत हद तक इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आयुर्वेद की पूरी परंपरा रही है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, हजारों सालों से ये परंपरा चली आई हुई है और अनेक डूज डॉन्स टिप्स ट्रिक्स बताए गए हैं। तो एज पर दिस नॉलेज अभी हम मॉडर्न जो डेली लाइफ है उसमें अपनी लाइफस्टाइल सेट करनी है, तो अपना डेली शेड्यूल किस तरह से हम सेट कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी मॉडर्न में ये हो चुका है कि एक ही शब्द से हम सबको बता सकते हैं कि उससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, और उस शब्द का नाम है फोकस। आप जो कार्य करें वो उसमें पूरा फोकस लगा के कीजिए। मतलब सुबह उठ के कोई ब्रश करता है तो उस ब्रश को जब आप पकड़ते हैं तब आपका फोकस वहां पे होना चाहिए कि ये प्लास्टिक की चीज का मैंने स्पर्श किया, इसके फाइबर्स प्लास्टिक वाले हैं, मैं जो पेस्ट का यूज कर रहा हूँ एक इन चीजों से बना हुआ है, और इसे मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूँ, उससे मेरे दांतों का स्वास्थ्य कैसा है। जब व्यक्ति फोकस करना शुरू करेगा तब उसे हमेशा हर एक बात में, हर एक पहलू में इसका बेटर वर्जन कुछ हो सकता है क्या। अब कोई टीवी देखते देखते ब्रश करेगा तो ब्रश के बारे में वो कभी सोचेगा ही नहीं, और फिर उसको दांतों की इतनी बड़ी समस्या होगी और फिर डॉक्टर उसे बोलेंगे कि अब इतना लेट क्यों आया, क्योंकि आपने जो एक कार्य किया था अपने स्वास्थ्य के बारे में उस पर आपने अपना पूरा फोकस नहीं लगाया। तो कुछ लोग जब फोकस लगाते हैं तब उनको लगता है कि ये तो सारी मैं सिंथेटिक चीजें यूज कर रहा हूं। पहले के लोग क्या करते थे, दंत मंजन करते थे, दातुन करते थे, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या। फिर उसे विचार आएगा कि रोज तो ये संभव नहीं है, सप्ताह में एक बार कर सकता हूं क्या। वहां से उसे अपने अंदर से एक अच्छा विचार आएगा जिसके ऊपर वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकता है। जब आप नाश्ता करने बैठेंगे तब आपका फोकस होगा, मुझे अभी भूख लगी है क्या, मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए कि नहीं, कि हाँ भूख लगी है तो ब्रेकफास्ट कीजिए, भूख नहीं लगी तो आज मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। उस बात पे उसका फोकस होना चाहिए। मोबाइल मैंने हाथ में उठाया, क्या ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने मोबाइल हाथ में उठाया, उस पर फोकस होना चाहिए। मुझे किसी पेशेंट की अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है, कोई अर्जेंट मैसेज फिल्टर करना है, तो ये फोकस के साथ अगर मैं मोबाइल से जुड़ता हूं और फिर मेरा काम खत्म हुआ और मैंने मोबाइल रख दिया, then this mobile is blessing in my life। लेकिन अगर मैंने फोकस नहीं रखा तो मैंने जिस हेतु के लिए मोबाइल के साथ जुड़ना तय किया था और लोगों ने जो चीजें भेजी थी मैं वहां पे ड्राइव हो जाऊंगा। तो घर पे अब जो खाना पक रहा है ये किराने में से कहां से आ रहा है, किस क्वालिटी का आ रहा है, इसमें बेहतर विकल्प होंगे या नहीं, फल और सब्जी ये ऑर्गेनिक आ रहे हैं या अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसका विकल्प क्या हो सकता है। मैंने किसी से बात की, कुछ लोग होते हैं ना ऑफिस में अपने प्रीमियम क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, कुछ क्लाइंट ने उटपटांग बातें भी कर दी तो फिर भी बड़े रिस्पेक्ट के साथ प्यार से कि सर आई डू नॉट क्रॉस यू बट आई पोलाइटली डिसएग्री विथ यू, आई हैव सम डिफरेंट ओपिनियन। आप घर में इतने प्यार से क्यों बात नहीं कर सकते? घर पे अगर किसी ने ऐसी बात की तो आप चिल्ला के बात करते हैं।
भैया आपका परिवार है, परिवार के लोग इमरजेंसी में सबसे पहले आपके साथ जुड़ने वाले हैं और वही आपकी केयर करते हैं। तो अगर आप ऑफिस में एक्टिंग कर सकते हैं तो आप घर पे भी एक्टिंग कीजिए, फिर धीरे धीरे वही आपका सत्व बन जाएगा, वही आपकी वृत्ति बन जाएगी कि अगर किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको ठीक नहीं लग रही है, लेकिन आप प्रसन्नता से स्मित के साथ उस बात का अस्वीकार कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको फोकस रहना जरूरी है कि मैंने इस बात में जो प्रतिभाव दिया उस पे मेरा फोकस होना चाहिए कि क्या मैं इसे और अच्छे तरीके से कर सकता हूं या नहीं। तो फोकस रखने से मॉडर्न लाइफस्टाइल के एक एक आयाम पे व्यक्ति खुद काम कर सकता है, क्योंकि सभी की लाइफस्टाइल अलग है, सभी का बैकग्राउंड अलग है, सभी का कॉन्टेक्स्ट अलग है। कोई गांव में है, कोई शहर में है, कोई नीचे के घर में रहता है, कोई ऊपर के घर में रहता है, कोई 2 व्हीलर से जा रहा है, कोई चलते हुए जा रहा है, कोई 4 व्हीलर से जा रहा है। तो उनकी लाइफ की डे टू डे की इवेंट्स सभी की विशेष है। तो फोकस रखेंगे तो उस विशेषता में उनकी प्रसन्नता और स्वस्थता का बेहतर आयाम क्या हो सकता है, और उसमें अगर उनको जहां पे भी सहायता चाहिए, आयुर्वेद उनकी सहायता के लिए तत्पर है। लेकिन ये विचार तो उन्हें खुद लेके जाना पड़ेगा। तो फोकस इज द सॉल्यूशन। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जिस तरह से अभी हम सामाजिक समस्याएं देखते हैं और आपको भी 20 साल का तजुर्बा है, अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे भी है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए जो उनकी जो हर्डल्स है, स्ट्रगल है, ऑब्स्टेकल्स है, साथ साथ में उनकी मदर्स, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल, टीनेज एक ऐसी अवस्था होती है कि वहां पे शारीरिक सामर्थ्य बढ़ रहा होता है, मानसिक विकास भी हो रहा होता है। तो सभी अनुभवों को और तीव्रता से करना, खुद सभी अनुभवों को करना विदाउट सपोर्ट ऑफ समवन, विदाउट गाइडेंस ऑफ समवन, ये एक साहस का भाव टीनेज में हमेशा जुड़ता है। तो टीनेज में उस बालक को, उस युवा को, उसके परिवार की आवश्यकता होती है एक मित्र के स्वरूप में, एक सहायक के स्वरूप में। वहां पे आपके डिसीजंस, अगर आपने टीनेजर्स को बताया है कि यू शुड डू दिस एंड यू शुड डू दैट, ऑलवेज देयर इज अ चांस कि वो रिबाउंस हो जाएगा। तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। अब आप उनको आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी काल अवधि जो थी वो 5 साल 10 साल तक रहती है। फिर 13 के बाद तो वो अपने निर्णय खुद लेना वो शुरू कर देते हैं। संस्कृत में श्लोक भी है, लालयेत् पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि कारयेत् प्राप्ते चैकादशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत्। बिल्कुल, तो मित्र की बात जो बताई गई है, इसी बात को मतलब मित्र क्या करता है, मित्र के साथ वो चर्चा कर सकते हैं कि अगर आपकी जगह मैं होता तो इस बात को मैं ऐसे भी सोचता, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। अब वो टीनेजर खुद सोचेगा, क्योंकि उसको सौंपा गया कि मेरे ओपिनियन की यहाँ पे कुछ अहमियत है, तो मेरे विचार को मुझे अच्छे से फिल्टर करके वहां पे उसको प्रस्तुत करना होगा। तो आप उसके मन में कितने अच्छे विकल्प हो सकते हैं, ऐसा चर्चा के माध्यम से उसके साथ जुड़िए, फिर वे अच्छे निर्णय ले पाएंगे। और कुछ छोटी छोटी गलतियां जो है, वो गलतियां उनके जीवन में सीखने के लिए उस गलतियों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो वो कोई भी गलती ना करे और सब कुछ आप डिसाइड करके उनको दे दे, ऐसे किसी भी पेरेंट्स ने नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको ये आश्वासन होना चाहिए कि सभी गलतियों के बाद उसके समाधान के लिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन आप ऐसे डिसीजन लो कि सभी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रख के करो, तो कम से कम एरर, कम से कम डैमेज हो और आप उस अनुभव को अच्छे से कर पाए। और माता और पिता, तो ये गर्भ संस्कार से ये बात शुरू होती है कि माता बनने की जब स्थिति में, उस विचार के स्वरूप में जब माता पिता बनना, ये एक विवाहित युगल जब ये निर्णय करता है कि हम माता पिता बनने की यात्रा का आरंभ कर रहे हैं, वो आने वाली संतान के गर्भ संस्कार का समय वहां से शुरू होता है। तो ये एक पवित्र दायित्व है, इट्स अ पायस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटर इनटू पेरेंटिंग। माता पिता बनने की एक जिम्मेदारी को वहां से शुरू किया जाता है। पहले आप कुछ भी करते थे, उसके दुष्परिणाम सिर्फ आपके स्वास्थ्य पे पड़ते थे। अब आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपका संतान उसका अनुकरण करेगा, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी थे, लेकिन आपकी वजह से
उसके नुकसान आपके संतान को भी भुगतने पड़ेंगे। सो माता पिता का दायित्व बढ़ जाता है। इस विचार को साथ में रख के अगर आप आगे चलेंगे तो आपकी लाइक्स को, आपके डिजायर से आप ड्राइव नहीं हो जाएंगे। आप पहले ये सोचेंगे कि एक माता के नाते, एक पिता के नाते मैं जो करूंगा, मेरी संतान इस बात को कैसे समझेगी और उसके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इतना सा विचार भी आ जाएगा तो क्या करना क्या नहीं करना ये सबको पता है। क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है ये आपको पता है, लेकिन कई बार प्रमादवश, कई बार इसके दुष्परिणामों को सोचे बगैर एक शॉर्ट इजी रास्ता कई लोग चुन लेते हैं। हम उनको ये आह्वान करते हैं कि आप इसके विषय में थोड़ा गंभीरता से विचारिए और आपके संतान के हित को ध्यान में रख के आप अपने अननेसेसरी डिजायर्स के ड्रिवन मोड से एक गवर्निंग मोड में आइए और आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़िए। आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन का भी प्रयोग देखने को मिलता है, तो स्वर्ण प्राशन कहाँ तक उपयोगी है, कौन सी आयु में स्वर्ण प्राशन लेना चाहिए? स्वर्ण एक धातु है, उसके अलावा और किसी धातु का भी प्रयोग आयुर्वेद में मिलता है? स्वर्ण प्राशन ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है आयुर्वेद का, जो जन्म गुट्टी हम कहते थे गुजराती में, जिसको गढ़थूथी कहते हैं। बालक का जब जन्म होता है, दैट मीन्स 9 महीने तक माता के गर्भ में एक सुरक्षित वातावरण में उसे सीधा पोषण मिलता है। उसे सांस भी खुद नहीं लेनी होती है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खुद काम नहीं करना होता है। He gets everything ready and he is in a preserved atmosphere। जैसे ही उसका जन्म होता है, उच्छ्वास के बाद वो श्वास लेना शुरू करता है, उसका जठराग्नि एक्टिवेट होता है, वो खुद अब पोषण लेगा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपने शरीर का निर्माण करेगा। अब वो वातावरण के जो चैलेंजेस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, उससे अपनी इम्यूनिटी से अपनी खुद की रक्षा करेगा। सो बर्थ होने के बाद वो इनिशियल जो 6 डेज होते हैं वो सबसे सेंसिटिव होते हैं। हमारे यहाँ छठी की जो विधि होती है वो भी इसी कारण के लिए होती है कि इनिशियल डेज आर चैलेंजिंग डेज। आयुर्वेद वहीं से स्वर्ण प्राशन को इंट्रोड्यूस करता है। स्वर्ण भस्म जो होती है वो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, और उसके साथ ब्रेन टॉनिक मेडिसिन, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ऐसी मेद्य औषधियां, भारतीय गाय का बिलौना घी, इस तरह का एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है जो एक प्राशन के फॉर्म में, चाटन के फॉर्म में होता है, और वो बच्चे को जन्म के साथ दिया जाता है और नित्य उसे देना होता है। कम से कम 6 महीने तक उसे देना होता है, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी और इंटेलिजेंस दोनों को ऑप्टिमाइज करना, उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी तक उसको डेवलप करने में उसका एक सपोर्ट मिलता है। तो बच्चों के लिए सुवर्ण प्राशन बहुत ही आवश्यक है, और हमारे जितने भी दर्शकगण इसे देख रहे होंगे उसमें से ज्यादातर परिवारों ने, सभी लोगों को ये सुवर्ण प्राशन किसी न किसी स्वरूप में बिल्कुल दिया होगा। तो इस बात से आप सभी उससे भी जुड़े हुए हैं। जो अलग अलग जो धातुओं का प्रयोग आयुर्वेद में मिलता है, बिल्कुल आयुर्वेद में एक प्रोसेस बताया हुआ है। जैसे आयरन की बात होती है तो हम आयरन की टैबलेट्स लेते हैं, तो आयुर्वेद में कुछ औषधियां होती है जिसमें लौह भस्म का प्रयोग भी होता है। सो सम आर हर्ब्स, सम आर मिनरल्स एंड सम आर मेटल्स। लेकिन उस मेटल में से भस्म बनाने की एक पूरी आयुर्वेद की शास्त्रोक्त विधि है, और मॉडर्न साइंस की टेक्नोलॉजी की पूरी एक सिस्टम बनाई गई है। उसके लैब क्राइटेरिया है कि ये धातु में से जो भस्म बनी ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हितकारी है या नहीं, उसके लैब के टेस्टिंग होते हैं। उसी के बाद जिस रोगी व्यक्ति में ट्रीटमेंट के लिए भस्मों की आवश्यकता होगी उसमें उसका प्रयोग होता है। बच्चों में भस्मों की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं होती, बड़ों में भी हर बार उसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ व्याधि ऐसे होते हैं जहां पे इन भस्मों की आवश्यकता होगी, वहां पे आयुर्वेद डॉक्टर इस तरह की लैब प्रोसेस से प्रिपेयर किए हुए जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए योग्य स्थिति में है, उस व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान ना करे, ऐसी भस्मों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आयुर्वेद ट्रीटमेंट से भी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गणात्रा सर। बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक एक चीज को आपने बताया कि किस तरह से आयुर्वेद केवल मेडिकल साइंस नहीं है, इससे लाइफ साइंस ऑल्सो, किस तरह से
हमें इस मॉडर्न एज में भी अपने पुराने सिद्धांतों का उपयोग करके आधुनिक जीवन किस तरह से जीना बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। We would love to hear from all of you also। इस एपिसोड में जो हमने आयुर्वेद के बारे में बात की है उसके रिगार्डिंग आपके भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, तो जरूर आप कमेंट्स में आप अपने अनुभव, आपके प्रश्न बता सकते हैं। विशिंग यू ऑल अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम विथ ओम गुरुकुलम।